मस्त मस्त, सुपर सुपर, बहुत अच्छी थी सर, एक्सीलेंट थी सर। यस यस, गजानन सर लिख रहे हैं, यस सुमित सर लिख रहे हैं, यस फैंटास्टिक। मैं देख रहा हूं आज अक्रॉस द रीजन हमारे बहुत सारे बिजनेस कंसल्टेंट्स ने हमें ज्वाइन किया है। अच्छा, मुझे बताइए कि आप में से कोई ऐसे भी लोग हैं जो अभी तक, सच में बताना, बी ट्रूथफुल, बी ऑनेस्ट, अभी तक आईबीसी नहीं बने और आईबीसी बनने की सोच रहे हैं? ऐसे कोई है लोग? अगर है तो जरा चैट बॉक्स में मी लिख के बताओ फटाफट। आपको मेरा नाम सिलेक्ट करना होगा, विशाल शर्मा, और फिर बताना होगा। अर्चना जी कह रही है मी, प्रवीण परमार जी कह रहे हैं मी, ओके फैंटास्टिक। और ऐसे कौन दो हमारे जो अभी आईबीसी नहीं बने लेकिन सोच रहे हैं? पूजा जी कह रही है मी, आयुषी वावड़ मैम कह रही है मी, सचिन जी कह रहे हैं मी, ओके फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। वैसे मैं आपको बता दूं कि आज का ये जो स्पेशल सेशन होने वाला है ना, ऐसे धमाके स्किल बिल्डिंग के सेशन केवल और केवल हमारे आईबीसी के लिए होते हैं। और अभी तक आप आईबीसी नहीं बने हैं और फिर भी इस सेशन में मौजूद हैं, तो इसका ये मतलब है कि आप बहुत लकी हैं। आप बहुत लकी हैं क्योंकि आज आप जानेंगे कि क्यों हमारे हजारों आईबीसी कमा पाते हैं लाखों रुपए। कैसे होती है एक आईबीसी की रगड़ देने वाली ट्रेनिंग जिसके चलते वो बनते हैं इतने काबिल, इतने सक्षम। कितने लोग जानना चाहेंगे? एक बार चैट बॉक्स में मी लिख के बताओ। चलो, कितने लोग जानना चाहेंगे कैसे होती है आईबीसी की रगड़ देने वाली ट्रेनिंग? फटाफट मिल के बताओ। आलसी लोगों के लिए सेशन है नहीं, जो टाइप भी नहीं कर सकते, वो क्या बिजनेस करेंगे? मी 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 मी, शैलेश जी कह रहे हैं, अमित जी कह रहे हैं, सचिन जी कह रहे हैं, किरण जी कह रहे हैं, सिद्दीकी जी कह रहे हैं, अर्चना मैम कह रही है, नीतू मैम कह रही है, निरंजन जी कह रहे हैं मी, रेखा मैम कह रही है मी, फैंटास्टिक। तो आप जानना चाहते हैं कि कैसे होती है एक रगड़ देने वाली ट्रेनिंग? तो इस सेशन को आगे लेकर जाने के लिए, इस सेशन की शोभा बढ़ाने के लिए, मैं विशाल शर्मा, रीजन ट्रेनिंग हेड, बड़ा बिजनेस, आमंत्रित करना चाहूंगा द एवर सो डैशिंग, द एवर सो डायनामिक रीजनल ट्रेनिंग हेड ऑफ गुजरात, who leads a team of 5,000 plus business consultants and works very closely with Dr. Vivek Bindra. लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सबको अनम्यूट करने के राइट्स देने जा रहा हूं। जल्दी से अनम्यूट करिए और तालियों के बीच स्वागत कीजिए हमारे राहुल बगिया सर। जल्दी से सब अनम्यूट करने के राइट्स दे दिए गए हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच स्वागत करें द रीजनल ट्रेनिंग हेड ऑफ गुजरात, राहुल बगिया सर का। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, जबरदस्त, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, राहुल सर आ गुड गए। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। राहुल सर आ गए, राहुल सर आ गए, थैंक यू सो वेरी मच सर आ गए, राहुल सर आ गए। लव यू राहुल सर, लव यू सर। सर आप थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। देखिए मेरे यारों, आपका ये प्रेम, आपका ये प्यार देखकर जो है वो बहुत 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 खुशी हो रही है। अर्ली इन द मॉर्निंग आप सभी लोग जब इस तरीके के माहौल बना देते हैं। थैंक यू सो वेरी मच विशाल सर फॉर ऑलवेज। जब भी आप सेशन भी लेते हैं और जब भी आप मतलब इनवाइट भी करते हैं तो पूरी तरीके से माहौल बना देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो दोस्तों, जैसे विशाल सर ने आप सभी लोगों को पूछ लिया, मैं यहाँ पर चैट बॉक्स में देख ही रहा था कि कई सारे ऐसे हमारे गेस्ट है जो भी आईबीसी बने नहीं है परंतु आईबीसी बनने के बारे में सोच रहे हैं। तो देखिए, कल भी हमारा एक सेशन हुआ था पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, जो हमारे परेश जोशी सर ने लिया हुआ था कि भाई जब आप आईबीसी बनते हैं ना तब किस तरीके की ट्रेनिंग होती है। तो यही सिलसिला वैसे हम थोड़ा सा और आज आगे बढ़ाना चाहते हैं। यही सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए आज दूसरा टॉपिक जो है हम आप सभी लोगों के सामने रखना चाहते हैं वो है पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर। बहुत ज्यादा समय आप सभी लोगों का नहीं लूंगा। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, कितने लोग एक बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं? थोड़ा सा मुझे यहाँ पर बता पाएंगे कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो बहुत अच्छा एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं? 500, 700, 1000, 2000, 5000 लोग अगर सामने भी बैठ जाए ना, फिर भी सिर्फ बोलना अच्छी बात नहीं है। वहां पर पब्लिक में जाकर बोलना, उसको सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग नहीं करते। बट जब आप बोले ना तब लोग तालियां की वो गड़गड़ाहट आपके लिए बजाए, हाँ, और इसके बाद जो है ना आपके साथ सेल्फी लेने के लिए वो तत्पर हो जाए।
वैसा कितने लोग जो है वो ऐसा पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं। मी मैं पूरी तरीके से चैट बॉक्स यहाँ पर देख रहा हूँ। तो इसके लिए ही आज मेरे दोस्तों यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। किस तरीके की ट्रेनिंग होती है ना, जो विशाल सर ने कहा, कैसा रगड़ा जाता है हमारे आईबीसीएस को, सब कुछ चीजें आज यहाँ पर बताने वाले हैं, सब कुछ चीजें सिखाने वाले हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। मैं आप सभी लोगों के सामने विदाउट वेस्टिंग मच टाइम स्क्रीन जो है वो शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। इस फोटो को बहुत ध्यान से देखिएगा। पब्लिक स्पीकिंग की जब बात आती है ना, तब ये जो पहली स्लाइड का पहला जो फोटो है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इसका क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों ऐसा फोटो हमने बनाया हुआ है, मैं आपको पूरी तरीके से जब हम सेशन में आगे चलेंगे ना, तब आपको बताऊंगा। एक तरफ शेर का वो पूरी तरीके से वो गर्जना कर रहा है, ऐसा मुंह है, एक तरफ जो वो माइक है। इसके जरिए अभी के लिए मैं बस आप सभी लोगों को इतना बता देना चाहता हूं कि जैसे शेर एक वो गर्जना के साथ जब कभी भी आगाज करता है ना कोई भी चीज का, वैसे ही जो है ना, हम आप सभी लोगों को भी ऐसे ही गर्जना के साथ आप पब्लिक स्पीकर बने ना, वैसी कुछ स्किल्स और वैसी कुछ स्ट्रेटजीज जो है वो आज देना चाहता हूं। कितने लोग तैयार है कि भाई हाँ, शेर के जैसे जब वो गर्जना करता है, जब वो आगाज करता है ना कोई भी चीज का, वैसे ही आप सभी लोग भी पब्लिक स्पीकर बने। जब आप आगाज करें ना, तो लोग जो वो सुनने को तैयार हो जाए। कितने लोग चाहते हैं? कम ऑन, बहुत बढ़िया, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। बने रहिएगा मेरे साथ दोस्तों। देखिए, मैं आपको सबसे पहले जो ये सवाल पूछना चाहता हूं कि पब्लिक स्पीकर बनने के बाद, मैं इसको थोड़ा सा ऑफ कर देता हूँ फिर से, ये थोड़ा सा चलता रहेगा, स्क्रीन ऑन ऑफ, क्योंकि आपके साथ थोड़ा सा गुफ्तगू करेंगे, फिर भी मजा ही आएगा। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप पब्लिक स्पीकर, चलो कई सारे लोगों ने, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने यहाँ पर लिख तो दिया कि मैं बनना चाहता हूँ अच्छा वाला, या फिर अच्छी वाली पब्लिक स्पीकर बनना चाहती हूँ। बट मेरा सवाल आप सभी लोगों से इतना है, आप बनना क्यों चाहते हैं? थोड़ा सा यहाँ पर चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। ये थोड़ा सा मोटा आंसर हो सकता है, मतलब थोड़ा सा लेंदी आंसर हो सकता है। क्यों बनना चाहते? वाई? हाँ, क्यों बनना चाहते हैं? सोशल वर्कर, अच्छा, आइडेंटिटी खड़ी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, किसी को हेल्प करने के लिए, सेल्फ नेम एंड फेम करने के लिए, चलो ठीक है, ड्रीम पूरा करने के लिए, इंटरेस्टेड है, चलो वो तो समझ गए इंटरेस्टेड, बट क्यों? जिंदगी में कुछ करने के लिए, आयुषी जी लिख रहे हैं, तुषार जी लिख रहे हैं, टू इम्प्रेस द पीपल, बहुत बढ़िया। गर्जना के लिए, नाम के लिए, अच्छा, विजय जी लिख रहे हैं, गर्जना करनी है, नाम करना है। इसके अलावा और थोड़ा सा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, हमारे जितने गेस्ट है, देखिए हमारे आईबीसीएस के लिए तो ऐसे सेशन चलते ही रहते हैं, स्पेशली हमारे जो गेस्ट है, मैं ये आशा रखता हूँ कि आप सभी लोग सबसे ज्यादा आंसर दे, ठीक है। अपना कोई सेमिनार करने के लिए, बहुत बढ़िया। बिजनेस की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, सुपर्ब। लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए, अच्छा, एटीट्यूड बिल्डअप करने के लिए, बहुत बढ़िया। तो मोटा मोटा मैं कह सकता हूँ हर एक तरीके का आंसर यहाँ पर जो वो मिलते हैं, और आप सभी लोग दे भी रहे। हर एक का अलग अलग पर्सपेक्टिव है, हर एक का अलग अलग गोल है। अभी मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि भाई आज के समय के अंदर पब्लिक स्पीकिंग क्यों जरूरी है। आप सभी लोगों ने आपके गोल तो बता दिए, परंतु अगर अभी पब्लिक स्पीकिंग नहीं सीखेंगे, या फिर आपको पब्लिक स्पीकर बनना अच्छी तरीके से, लोग आपको ऐसे एडमायर नहीं करेंगे, तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उसके बारे में तो बात करेंगे, परंतु सबसे पहले बात करते हैं उसके बेनिफिट के बारे में, क्यों आज के समय के अंदर जरूरी है। तो एक बात मेरे दोस्तों याद रख लीजिएगा कि आज 21st सेंचुरी के अंदर अगर आपको सफलता पानी है आपके कोई भी क्षेत्र के अंदर, आपके कोई भी फील्ड के अंदर, तो पब्लिक स्पीकिंग आपको आनी बहुत 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 जरूरी है। विदाउट द गुड पब्लिक स्पीकर, आप इस 21st सेंचुरी के अंदर आपकी सफलता पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। आप कोई भी फील्ड के अंदर है, आप अभी बिजनेस कर रहे हैं, आप अभी जॉब कर रहे हैं, आप अभी स्टूडेंट है, आप अभी हाउसवाइफ है, कोई भी आप प्रोफेशन के अंदर है, आज की 21st सेंचुरी के अंदर कोई भी प्रोफेशन के अंदर सफलता पाने के लिए आपको एक अच्छा पब्लिक स्पीकर होना जरूरी है। इसके साथ साथ क्या होगा, अगर आप अच्छे पब्लिक स्पीकर बनेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो भी बढ़ेगा, और इसके साथ साथ आपकी पर्सनालिटी जो है वो भी बिल्डअप होगी। लोग आपको एडमायर करेंगे, लोग आपको चाहेंगे, लोग आपके लिए जो है ना वो सुनने के लिए तत्पर रहेंगे। आपको पता है ना, जब बिंद्रा सर के कोई सेमिनार होते हैं, जब वेबिनार होते हैं, तो लाखों करोड़ों लोग आते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बातचीत करूं तो नरेंद्र मोदी साहब के जब भी कोई भाषण होते हैं, तो हम सभी लोग ध्यान से सुनते हैं। मैं वो पॉलिटिकल में चीजों में नहीं जाना चाहता, परंतु मैं आपको एक सफल जो लीडर होता है, जो पब्लिक स्पीकर होता है, उसकी कुछ चीज बता रहा हूँ। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, पर्सनालिटी उसकी जो है वो बिल्डअप होती है। इसके साथ साथ लोगों के बीच में एक वो अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पाते हैं।
जो अभी मैंने कहा ना कि भाई लोगों को वो प्रभावित कर पाते हैं, प्रभावित और प्रभुभावित दोनों कर पाते हैं। जब वो व्यक्ति सामने आते हैं ना तो आपको लगता है भाई चलो 5 7 10 मिनट कोई भी काम है वो साइड में छोड़ देता हूँ, ये पहले देख लेता हूँ क्या बोलना चाहते हैं। तो क्या होगा, अच्छे पब्लिक स्पीकर बनने से इन्फ्लुएंस आप लोगों के बीच में बिल्डअप कर पाएंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, आप कोई भी फील्ड के अंदर है, कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो जाएगी। आज के समय के अंदर आपको ये लग रहा होगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स इसकी क्या जरूरत है, थोड़ा सा वो भी बता दूं। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ बोलना नहीं है। क्या बोलना, कैसे बोलना, किसके साथ बोलना, कितनी हद तक बोलना, वो सब कुछ इसके अंदर आ गया। देखो, आज के समय के अंदर जो कोई भी व्यक्ति के पास टेक्निकल स्किल्स है ना, उसकी मेरे हाथ को ऐसा देखिएगा, जो कोई भी व्यक्ति के पास टेक्निकल स्किल्स है ना, उसकी मार्केट के अंदर इतनी वैल्यू है, इसकी मार्केट के अंदर इतनी वैल्यू है। जो कोई भी व्यक्ति के पास, अगर मैं बात करूं कि थोड़ा सा जो है वो लोगों को जो है वो एंगेज करने की स्किल्स है ना, पीपल स्किल्स, तो उसकी जो है वो इतनी वैल्यू है। परंतु जो कोई व्यक्ति के साथ पास आज के समय के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, उसकी मार्केट के अंदर इतनी ज्यादा वैल्यू। मेरी बात आ रही है समझ में? जो कोई भी व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, उसकी मार्केट में सबसे ज्यादा वैल्यू। तो आज के समय के अंदर कम्युनिकेशन स्किल होना भी बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। विदाउट द गुड कम्युनिकेशन स्किल्स शायद आप उतना मार्केट के अंदर, चलो थोड़ा सा पैसा वैसा कमा लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उतनी ज्यादा रेप्यूटेशन शायद नहीं कमा पाएंगे। जब 2 5 10 लोगों के बीच में खड़े हुए होंगे तब उतना ज्यादा लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो अच्छा पब्लिक स्पीकर अगर बनेंगे तो वो पब्लिक स्पीकर बनने की ये जर्नी के अंदर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर भी बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे मैं बातचीत करूं थोड़ा सा, तो अभी कई सारे बिजनेसमैन, मतलब एंटरप्रेन्योर्स एंड सोलोप्रेन्योर्स यहाँ पर बैठे हुए होंगे। आप सभी लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि भाई मेरे फील्ड के अंदर, मेरे क्षेत्र के अंदर मुझे क्यों पब्लिक स्पीकर बनना चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग की जरूरत क्यों है? क्या कभी जितने भी एंटरप्रेन्योर, जितने भी सोलोप्रेन्योर बैठे हुए हैं, उन सभी लोगों को यह सवाल आ रहा है मन में? कितने लोग हैं सबसे पहले तो, मतलब अभी बिजनेस कर रहे हैं या फिर सोलोप्रेन्योर इन द सेंस के अकेले ही पूरा एक सेल्फ जो है वो बिजनेस कर, मतलब सोलोप्रेन्योर अकेले ही बिजनेस कर रहे हैं? हाँ, कितने लोग जो है वो है एंटरप्रेन्योर या फिर जो है वो सोलोप्रेन्योर अभी जो बिजनेस कर रहे हैं? थोड़ा सा लिखेंगे यहाँ पर चैट बॉक्स के अंदर, मी सिर्फ टाइप करके लिख दीजिए। सचिन जी है, जगदीश जी है, बहुत बढ़िया, राहुल जी है, नितिन जी है, सुपर सुपर, कई सारे बिजनेसमैन हमारे साथ है। तो मैं अभी आपको ये समझाना चाहता हूँ, एक जो बिजनेसमैन होता है उसके लिए आज के समय के अंदर पब्लिक स्पीकिंग की क्यों जरूरत होती है। अशोक जी, गजेंद्र जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको कभी कभी ये लगता है यार हम तो ये मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे हैं, हम तो रिटेल का बिजनेस कर रहे हैं, हम तो ये बिजनेस कर रहे हैं, हमें कहाँ जो है वो कल जाकर 200-500 लोगों के बीच में बोलना है। अगर ऐसे सवाल मन में आ रहे हैं तो थोड़ा सा सुनिए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 200-500 लोगों के बीच में बोलने की ही बात नहीं है। आपके लिए पब्लिक स्पीकिंग इसके लिए जरूरी है क्योंकि आपको कल जाकर, भले आज आप अकेले हैं परंतु कोई टीम के साथ तो कल काम करेंगे ना, तो टीम के साथ अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए, आपका जो मैसेज है वो अच्छी तरीके से पास ऑन करने के लिए आपको पब्लिक स्पीकिंग आनी जरूरी है। अभी मैं आपको बता दूं, पब्लिक स्पीकिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं होता कि चलो 100 लोग, 150 लोग, 200 लोग, 500 लोग वो कोई सेमिनार हॉल के अंदर बैठे हुए, या फिर आप जो जूम मीटिंग के ऊपर कोई वेबिनार ले रहे हैं, उसको ही पब्लिक स्पीकिंग नहीं कहते। पब्लिक स्पीकिंग के भी 2 अलग अलग तरीके होते हैं। एक होता है 1 to many, एक होता है 1 to 1, या फिर एक होता है many से ऊपर का 1 to, मतलब टू द ह्यूज क्राउड, जहां पर आप 1000, 1200, 1500 लोगों को एड्रेस करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 1 to 1 व्यक्ति के साथ भी जो आप बोल रहे होते हैं, आपकी टीम 2, 5, 7, 10 लोगों के साथ भी बीच में जो बातचीत कर रहे होते हैं मीटिंग के अंदर, वो भी एक पब्लिक स्पीकिंग ही है, क्योंकि सामने तो पब्लिक ही बैठी हुई है ना। आप कोई दूसरे व्यक्ति के साथ जब बातचीत कर रहे होते हैं, वो भी एक तरीके की पब्लिक स्पीकिंग ही है। पब्लिक स्पीकिंग को यहाँ पर ऐसा मत लीजिएगा कि भाई चलो जो अभी मैंने बताया कि भाई सामने 200-500 लोग बैठे हुए उसके सामने ही बोलना, सिर्फ वो उसकी व्याख्या नहीं है। कहने का मतलब ये है, तो जब आप आपकी टीम के साथ कम्युनिकेट करेंगे तब जो है वो आपको अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना पड़ेगा, वरना आपकी टीम कभी आपको मान देगी ही नहीं, कभी आपको सम्मान देगी ही नहीं। क्या बोलेगी टीम पता है? आप जो भी उसको मैसेज कन्वे करना चाहते होंगे ना, जो भी आपने भाषण दे दिया 5, 10, 15 मिनट का वहां पर,
तब तो वो सुन लेंगे, बट इसके बाद जैसे ही आप रूम से चले जाएंगे, वो ऑफिस मीटिंग से चले जाएंगे ना, तो इसके बाद वहां पर वैसे ही बोलेंगे ये तो कहता रहता है, ये बॉस तो कहता रहता है, उसकी कोई बात सुनने को नहीं है, सुननी नहीं है। मेरी बात आ रही है समझ में? हाँ, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो तब तो आपकी बात सुनेंगे अगर आप अच्छे पब्लिक स्पीकर नहीं होंगे तो। इसके बाद जो है ना आपकी बात नहीं सुनेंगे और आपकी ही हंसी उड़ाएंगे वहां पर, ठीक है? तो इसके लिए टीम के साथ अच्छी तरीके से कम्युनिकेट आप कर पाए, वो उसको अच्छी तरीके से आप गाइड कर पाए, उसको अच्छी तरीके से मैं बता सकता हूँ कि भाई आप आने वाले समय के अंदर उसके अंदर एक आपकी खुद की वैल्यू क्रिएट कर पाए, उसके लिए जो है वो एक एंटरप्रेन्योर के लिए भी अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना जरूरी है। आपकी टीम को आपके ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल के साथ अलाइन करना, उसके लिए पब्लिक स्पीकर बनना जरूरी है। आपको अगर करना है आपके कंपनी का रेवेन्यू 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, परंतु आपकी टीम की अगर बातचीत करूं, वो ही आपकी इस गोल के साथ अलाइन नहीं है, तो पहले उसको अलाइन तो करना पड़ेगा ना। आपका गोल है कि 1 करोड़ के रेवेन्यू तक पहुंचना है, बट आप उसको कैसे समझाएंगे, आप उसके साथ कैसे ऐसे बातचीत करेंगे कि उसको लगे कि भैया 1 करोड़ सिर्फ बॉस का गोल नहीं है, ये मेरा खुद का गोल है। मैं भी उस तरीके से मेहनत करूंगा या फिर करूंगी आपके कंपनी के एम्प्लॉइज कि मैं जो है वो 1 करोड़ तक रेवेन्यू करने में यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट करूं। तो तब उसके साथ कैसे बातचीत करेंगे, तब उसके साथ कैसे जो है वो आप आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन के चीफ क्लैरिटी ऑफिसर अगर आपको बनना है, देखो कई सारे बिजनेसमैन के क्या सबसे बड़ी दिक्कत होती है, आप लोग यहाँ पर जो बिजनेस में बैठे हुए मेरे साथ अग्री भी करेंगे कि वो ऑपरेशन में फंस जाते हैं, पूरी तरीके से ऑपरेशन में जो वो फंसे हुए रहते हैं। हम कहते हैं ना वो बिजनेस, बिजनेस में नहीं, वो बिजनेसमैन है, इतने ऑपरेशन में की बात मत पूछ। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको सबसे पहले जो है चीफ क्लैरिटी ऑफिसर बनना पड़ेगा। आपका काम वो रहना चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि आप जो है वो 5 साल 10 साल के बाद का गोल जो है वो सोचे, आप एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को क्लैरिटी दे, आप अपने टीम को अच्छी तरीके से अलाइन कर पाए। आपका काम जो है वो काम आप किसी और व्यक्ति को सौंप दे। वो कब सौंप पाएंगे? जब आप एक अच्छे चीफ क्लैरिटी ऑफिसर बन जाए। सीसीओ, सीईओ से सीसीओ चीफ क्लैरिटी ऑफिसर, सिर्फ फाउंडर एंड सीईओ नहीं। और आप अच्छे पब्लिक स्पीकर होंगे तभी जाकर आपका काम दूसरों को सौंप पाएंगे और आप जो चीफ क्लैरिटी ऑफिसर बन पाएंगे। इसके साथ साथ अच्छे क्लाइंट्स आपको लाने हैं, मतलब हायर क्लाइंट्स आपको लाने हैं, क्वालिटी वाले क्लाइंट्स आपको लाने हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स आपको लाने हैं, तब भी आपको पब्लिक स्पीकिंग आना जरूरी है। टीम का माइंडसेट बिल्डअप करने के लिए आपको पब्लिक स्पीकिंग आना जरूरी है। अगर आपकी टीम ही जो है वो अच्छी तरीके से मोटिवेटेड नहीं होगी, उसका माइंडसेट ही क्लियर नहीं होगा, तो आप चाहे कितने भी अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं, कभी बात नहीं बनने वाली। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए आप अर्ली स्टेज के ऊपर आपका कोई स्टार्टअप है, तो अगर मान लीजिए इन्वेस्टर के पास आपको फंडिंग के लिए जाना है, तब भी आपको एक अच्छा पब्लिक स्पीकर होना जरूरी है। आप सभी लोग हमारे शार्क टैंक इंडिया जो शो है वो भी देख रहे होंगे। आप बड़ा बिजनेस का ही हॉर्सेस टेबल जो जीता वो सिकंदर, कितने लोगों ने वो शो देखा हुआ है? हॉर्सेस टेबल जो जीता वो सिकंदर, इन्वेस्टर का फंडिंग का ही शो है। 2 सीजन उसके जो वो पूरे हो चुके हैं। उसके एपिसोड्स बिंद्रा सर की चैनल के ऊपर भी है और इसके साथ साथ न्यूज चैनल के ऊपर भी पब्लिश होते थे। कितने लोगों ने? बहुत बढ़िया। आप वहां पर देखते हैं जब कोई इन्वेस्टर, मतलब वो बिजनेस वाला, स्टार्टअप वाला फंडिंग के लिए आता है, तब उसको वहां पर पिच देनी होती है। 4, 5, 6, 7 लोग जो इन्वेस्टर्स बैठे हुए होते हैं, उसके सामने उसको बोलना होता है। तो वहां पर अगर आपके पास अच्छा पब्लिक स्पीकिंग की कला नहीं होगी, तो वहां पर उसके सामने कभी नहीं बोल पाएंगे। तो उसके लिए भी पब्लिक स्पीकिंग की कला जो है वो जरूरी है। इसके साथ साथ आगे मैं थोड़ा सा बातचीत करूं कि भाई आपके कॉन्वर्जेशन के जरिए किसी को कन्विंस करना और किसी के साथ कनेक्ट करना, किसी को मनाना आपकी बात में, और इसके साथ उसके साथ कनेक्ट भी करना, वो दोनों चीजों के लिए आपको पब्लिक स्पीकिंग की कला आना जरूरी है। आपका बेटर नेटवर्क एक अच्छा बने, लोग आपको जाने पहचाने। जब आप भीड़ में जाए तब लोग आपके साथ बात करने के लिए तत्पर हो, लोग आपके साथ जो है वो थोड़ा सा गुफ्तगू करने के लिए तत्पर हो। हाँ, आप अच्छी नेटवर्क बना पाए, उसके लिए पब्लिक स्पीकिंग की कला जरूरी है। इसके साथ साथ जब भी आप मीटिंग कर रहे होते हैं, वो मीटिंग में आप एक अच्छी इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए। जिस किसी भी व्यक्ति के साथ मीटिंग कर रहे हैं, चाहे वो मीटिंग आपकी इंटरनल टीम के साथ हो या फिर जो बाहर के कोई क्लाइंट के साथ हो, तो उसके लिए भी एक पब्लिक स्पीकिंग आना जरूरी है। तो ये मैंने बात करी वो सभी एंटरप्रेन्योर्स, मतलब बिजनेसमैन और सोलोप्रेन्योर के लिए कि आपके लिए पब्लिक स्पीकिंग क्यों जरूरी है। अभी मैं बात करता हूं कि पब्लिक स्पीकिंग पर एक स्टूडेंट के लिए और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए क्यों जरूरी है। देखिए, अभी तो मैं आपको क्यों जरूरी है वही समझा रहा हूं। बने रहिएगा, 5 तरीके जबरदस्त देने वाला हूं आज, 5 जबरदस्त तरीके देने वाला हूं।
कि उसका उपयोग करके आप बहुत बड़े और बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। अभी तो हम सिर्फ क्यों जरूरी है उस पार्ट के ऊपर है। डन है। तो एक स्टूडेंट के लिए, एक वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए क्यों जरूरी है? कितने सारे स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल यहाँ पर बैठे हुए, फटाफट मुझे चैट बॉक्स में एम टाइप कर देंगे या फिर मी टाइप कर देंगे। कितने स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स है, मतलब जॉब कर रहे हैं और अभी पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। चैट बॉक्स जब भी मैं पूछता हूँ सवाल तो भर जाता है। अर्ली इन द मॉर्निंग आपका ये फास्टेस्ट फिंगर फास्ट देखकर बहुत मजा आता है। शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। देखिए मेरे यारों, अगर आप स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल है, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपके स्कूल्स कॉलेज के अंदर कभी-कभी ग्रुप डिस्कशंस होते हैं या मीटिंग्स होती है, तो वो ग्रुप डिस्कशन को हाईजैक करने के लिए नहीं, वो ग्रुप डिस्कशन को जीतने के लिए आपको एक अच्छा पब्लिक स्पीकर आना जरूरी है, होना जरूरी है। जब 5, 7, 10, 15 लोगों की मीटिंग चल रही होती है, जब आपके बॉस या फिर आपके कोई टीचर आपको पूछ रहे होते हैं और वहां पर अगर आपने आपकी बात अच्छी तरीके से नहीं रख पाए, तो आपका कभी मान सम्मान, आपका कभी रेपुटेशन बढ़ेगा नहीं। आप वो एवरेज एम्प्लॉय या फिर एवरेज स्टूडेंट्स ही रह जाएंगे। तो जो भी डिस्कशन होता है उसमें जीतने के लिए क्या-क्या चीजें, तो आपको बोलना तो आना जरूरी है, परंतु क्या बोलना वो वहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यूज अगर आपको स्टूडेंट है तो क्रैक करने के लिए आपको पब्लिक स्पीकिंग आना जरूरी है। हाँ, जब आप सैलरी के लिए किसी के पास नौकरी के लिए जाते हैं और वहां पर सैलरी नेगोशिएशन की बात आती है, तो आप कैसे उसको बात बताएंगे, कैसे उसको समझाएंगे कि उसको बुरा भी ना लगे, सामने वाले व्यक्ति को ये भी ना लगे कि भाई ये तो जो है सिर्फ सैलरी के बारे में बात कर रहा है, और उसको ये भी ना लगे कि भाई हाँ, जब आप बोले उसके साथ नेगोशिएट करें सैलरी का, तब उसको बुरा भी ना लगे। आपका पर्पस सैलरी बढ़ाने का था, हाइक का ही था, परंतु तब उसके साथ कैसे बातचीत करेंगे, क्या बातचीत करेंगे, क्या उसके सामने डेटा, कुछ स्टैटिस्टिक्स या फिर कुछ ऐसी चीजें रखेंगे जिसके जरिए सामने वाले को बुरा भी ना लगे और आपकी सैलरी भी हाइक हो जाए। ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट आपके कॉलेज या फिर वर्क प्लेस के अंदर लीड करने के लिए आपको अच्छा पब्लिक स्पीकर होना जरूरी है। इसके साथ साथ आपकी ड्रीम जॉब पाने के लिए आपको पब्लिक स्पीकर होना जरूरी है। अच्छा फास्टर प्रमोशन, जॉब पा ली, इसके बाद प्रमोशन भी तो पाना पड़ेगा ना, एक ही पोजीशन के ऊपर कब तक रहेंगे? अगर अच्छे पब्लिक स्पीकर बनेंगे तब जाकर आने वाले समय के अंदर आप जहां पर जॉब कर रहे हैं, जहां पर जॉब पाना चाहते हैं, वहां पर आपको जल्दी से जल्दी जो है वो प्रमोशन मिलेगा। वो जरा भी मैटर नहीं करता, मायने नहीं रखता मेरे दोस्तों कि आपने स्टार्ट किया कि नहीं किया या फिर कब किया। हाँ, बट मैटर तो ये करता है या फिर मायने तो ये रखता है कि भाई आपने आज से अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना स्टार्ट कर दिया। अभी तक क्या हुआ उनसे कोई मतलब नहीं है हमारा। अभी तक आप अच्छे पब्लिक स्पीकर थे, बोल पा रहे थे, नहीं बोल पा रहे थे, डर लग रहा था, ये हो रहा था, उनसे कोई मतलब नहीं, परंतु आज के सेशन के बाद आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनना चाहिए, वो मैं जो है वो देखना चाहता हूँ। वो मैं जो है वो आज आप सभी लोगों के पास एक आशा, एक छोटी-सी चीज़ जो है वो माँगना चाहता हूँ। ठीक है? तो अभी बात करते हैं डिटेल के अंदर। सर आपने ये तो समझा दिया पब्लिक स्पीकर इसका क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे बनना चाहिए, क्यों बनना चाहिए? बट सर जब 5, 7, 10 लोगों के बीच में जाते हैं ना, तब पूरी तरीके से पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। इतना डर लगता है कि भाई आवाज नहीं निकल पाती। मालूम सब कुछ होता है, बट जब लोगों के साथ बोलना शुरू करते हैं ना, तब सब भूल जाते हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? हाँ, थोड़ा-सा फटाफट चेक बॉक्स के अंदर बता पाएँगे? सर सब कुछ मालूम होता है, परंतु जब मीटिंग लेने के लिए गए, किसी क्लाइंट के साथ बातचीत करनी है, हाँ? या फिर जो है वो 40-50 लोगों के सामने या फिर 100-200 लोगों के सामने बोलना है, ओ भाई साहब! जब भी मैंने शुरू किया, तब तक तो विशाल सर मतलब 100 से ज्यादा यस के आंसर आ गए हैं। एब्सोल्युटली सर, मुझे भी यहाँ पे यस की बाढ़ दिख रही है। देखिए दोस्तों, ये जो बीमारी है ना, उनसे सिर्फ आप सभी लोग नहीं गुजर रहे हैं। उनसे एक वक्त पर मैं भी गुजरा था, विशाल सर भी गुजरे थे, और यहाँ पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति को गुजरना पड़ेगा और गुजरा था। आज जो भी बड़े-बड़े पब्लिक स्पीकर आज आप जिसको देख रहे हैं, हर एक व्यक्ति को इस दौर से गुजरना पड़ा। मेरी बात आ रही है समझ में? डर हर एक व्यक्ति को लगता है। सुनिएगा, आज पूरे वर्ल्ड के अंदर 75% ऐसे लोग हैं जो पब्लिक में बोलने से डरते हैं। आप देख रहे हैं इमेजेस? ये पहली इमेज यहाँ पर देखिए कि जैसे ही पब्लिक के सामने गए, तो ये पोडियम के बीच में ही जो है ना, ये बहना जो थी,
वो छुप गई। क्या बोलना था, कैसे बोलना था, कुछ पता ही नहीं चला। ये दूसरा इमेज आप देख रहे हैं, वहां पर क्या हुआ कि वो बोलने के लिए गई तो सही, परंतु वहां पर जैसे ही थोड़ा सा बोलना शुरू किया ना, तो 18 डिग्री के ऊपर एसी चल रहा था, फिर भी पसीने आ गए। ये तीसरी इमेज के अंदर आप देख रहे हैं कि जैसे स्टेज के ऊपर बोलने के लिए गए ना, तो आसपास पूरी तरीके से धुआं लगाने लगा, धुआं निकलने लगा, आग निकलने लगी, सब कुछ भूल गए। 75% ऐसे लोगों के साथ सब कुछ चीजें होती है, डर लगता है। आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, आपने यहाँ पर चैट बॉक्स के अंदर लिखा। आपके साथ भी कई सारी चीजें ऐसे भी हो रही है। मैं आपको एक चीज बताऊं, डर के ऊपर, ये डर देखो आप सभी लोगों को लगता है, मेरे को भी लगा था एक बार, जब मैंने पहली बार किसी स्टेज के ऊपर बोलने की कोशिश करी, तो तब एक पोयम, छोटी सी 4 लाइन की कविता जो थी, उन्होंने मेरी गेम चेंज कर दी। मेरे को जब डर लगा ना, जब पहली बार मैं बात कर रहा हूँ मेरे कॉलेज टाइम की, व्हेन आई वाज देयर इन सेकंड सेमेस्टर, मैं पहली बार पब्लिक स्पीकिंग में बोला हुआ था। मैं थोड़ा सा भी मेरा एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जब मैं कॉलेज में था, आज आपके सामने भले मैं एक ट्रेनर बना हुआ हूँ, परंतु मैंने बीई इन इलेक्ट्रिकल किया हुआ है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल फील्ड में से, और मैं 8.98 सीजीपीए के साथ, मतलब अच्छे तरीके से वो पास कर लिया था। बट जब मैं दूसरे सेमेस्टर में था ना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब मैं दूसरे सेमेस्टर में था ना, तब मेरे को पता लग गया कि ये ट्रांसमीटर, कैपेसिटर, रिसीवर, ये सब कुछ चीजें मेरे बस की बात नहीं है, ये अपन फिट नहीं कर पाएंगे। और आज भी मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ, भले मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन, मतलब मेरे एजुकेशन से, परंतु मैं पंखा भी रिपेयर नहीं कर सकता। ठीक है, मैं पंखा भी नहीं रिपेयर कर सकता, क्योंकि दूसरे सेमेस्टर में से ही डिसाइड हो चुका था, ये आपकी अपन के बस की बात नहीं है। तो तब डिसाइड हुआ कि क्या बनेगा। तो उस वक्त की बात है, मैं थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ 1-2 मिनट के अंदर। आईपीएल जो होता है ना, आईपीएल 2012 का वो सीजन शुरू हुआ था, आईपीएल मतलब उसका तीसरा चौथा सीजन था। और वहां पर आपको पता है कि आईपीएल शुरू होने से पहले तब आईपीएल सोनी टीवी के ऊपर आता था। वो एक्स्ट्रा इनिंग्स नाम का कार्यक्रम चलता है 1 घंटे पहले और आईपीएल का मैच पूरा हो जाने के 1 घंटे बाद। तब मैं कंफ्यूज था, क्या करूं, किस दिशा में जाऊं, ये तो करना नहीं है, ट्रांसमीटर, कैपेसिटर, रिसीवर में तो जाना नहीं है अभी। तो मैं आईपीएल के ये सभी जो एक्स्ट्रा इनिंग्स पहले कार्यक्रम होते थे ना, वो देखते रहता था। और तब से पता लगा, अरे यार जो बनूंगा ना, तो कुछ तो ऐसा ही बनूंगा, करना है ना तो यही करना है, कैमरा के सामने बोलना है। ट्रेनर होगा, ये होगा, वो कुछ नहीं पता था। लोगों के बीच में बोलना है, स्टेज के ऊपर बोलना है, कैमरा के सामने बोलना है। तब से वो गोल बना लिया और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। और इसके बाद जब पहली बार व्हेन आई वाज देयर इन माय 3rd सेमेस्टर, मैंने हिम्मत करके मेरे क्लास में बोलने की कोशिश करी ना 70-80 लोगों के बीच में, तब पूरी तरीके से कांप रहा था, पसीने छूट रहे थे। और लिटरली लोगों ने बेइज्जती करी, मेरी इतनी बेइज्जती करी, आज भी वो दिन मुझे याद है कि उस रात को जो है ना, वो नींद नहीं आई थी। बस उसी वक्त एक 4-5 लाइन की पोयम जो है ना, उन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। मतलब उसको मैंने फॉलो कर लिया। उसके लाइन कुछ इस तरीके की है, आप सभी लोगों को भी डर लग रहा होगा, फियर लग रहा होगा, बट चिंता करने की जरूरत नहीं है, सुनिएगा। वो कहते हैं कि जिंदगी के हर एक मोड़ पर तुझको दर्द सताएगा। उसकी लाइन कुछ ऐसी है कि जिंदगी के हर एक मोड़ के ऊपर तुझको दर्द सताएगा और इसी दर्द का फायदा ये डर उठाएगा। सुनिएगा मेरी बात। और इसी दर्द का फायदा ये डर उठाएगा। आपसे कहेगा कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, आपसे कहेगा कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, पर क्या वो डर लिख कर दे पाएगा कि तू हार जाएगा? क्या ये डर लिख कर दे पाएगा कि तू हार जाएगा? डर के इस खेल को तू निडर होके खेल, डर से डर मत, कुछ अलग कर, डर से डर मत, कुछ अलग कर। समझ रहे हैं? तो ये जो 4-5 लाइनें थी ना, वो मेरे दिमाग में पूरी तरीके से बस गई। और इसके बाद तो कभी अगर मौका मिला तो बताऊंगा कि कैसे वो पब्लिक स्पीकिंग की जर्नी जो वो शुरू हुई। इसके बाद तो 3000 लोग, 4000 लोग, एक बार तो 8000 लोगों के सामने मैंने कॉलेज में ही पूरा एंकरिंग किया हुआ था। तो कहने का मतलब ये है, डर हर एक व्यक्ति को लगता है। ये 3-4 लाइनें तब मैंने सुनी हुई थी, तो उसका मेरे को फायदा मिला और आज तक फायदा मिलता आ रहा है। आपको भी डर लग रहा होगा, बट आज वो डर को कैसे भी करके खत्म कर देना है। कोई डरना नहीं है।
क्यों डर लगता है? क्योंकि कई सारी कॉमन प्रॉब्लम्स है, वो कॉमन प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं, ये प्रॉब्लम्स की वजह से डर लगता है। कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए कुछ प्राधान्य नहीं है या फिर कुछ ऐसी टूल्स एंड टेक्निक्स नहीं है जिसके जरिए जो है ना पब्लिक स्पीकर बनने से पहले या फिर स्टेज के ऊपर जाने से पहले आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाए। अगर कुछ ऐसा कर देना कि जिसके जरिए कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाए तो शायद आई थिंक वो डर नहीं लगेगा। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ जब आप स्टेज के ऊपर जाते हैं ना तब आपके पॉइंटर्स रेडी नहीं रखते कई सारे लोग। जब किसी के साथ मीटिंग करने के लिए जाते हैं, स्टेज के ऊपर जाते हैं, पॉइंटर्स रेडी नहीं होते, जो मन में आए ना वो बोल देते। ऐसा नहीं होता। आपको आपके पॉइंटर्स जो क्लियर रखने पड़ेंगे, रेडी रखने पड़ेंगे। आप लोगों को जो कई सारे ऐसी प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं कि भाई मैंने कहा ना बोलने के लिए सब कुछ चीजें बोल देते, बट लोगों का उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता। आज अगर आप यहाँ पर 1000 लोग बैठे हुए 30-35 मिनट से मेरे को सुन रहे हैं, अगर आपको भी मेरे सेशन में मजा ना आता ना तो मैं बस इतना बता सकता हूँ, आप भी यहाँ पर नहीं बैठते या फिर आप कोई सेशन में नहीं बैठते। जो भी सेशन में आप बैठ रहे हैं ना उसका मतलब ये है कि सामने वाले व्यक्ति ने थोड़ा सा कुछ वैल्यू एड किया है, थोड़ा सा आपको उसके सेशन के अंदर मजा आ रहा है, उसके लिए ही आप यहाँ पर बैठ रहे हैं। तो आप जब सामने वाले के साथ बात कर रहे होते हैं, जब पब्लिक में बात कर रहे होते हैं, तब आपको ऐसी बात करनी है कि लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो। ये लैक ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो सबसे बड़ी गलती है। आप किसी को कन्विंस नहीं कर पाते। कन्विक्शन पावर की जो है मतलब वो कहीं ना कहीं कई सारे लोग गलती करते हैं, वो उसका लेक है मतलब। इसके साथ साथ कॉमन दूसरी प्रॉब्लम है कि इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते, ये उसका रिजल्ट है। इसके साथ साथ कॉमन मैं बात करूं प्रॉब्लम्स कि अच्छा पब्लिक स्पीकर ना होने का क्या कारण है कि भाई आप अच्छा हाइक नहीं ले पाते सैलरी के अंदर, बॉस के पास से अच्छा वहां पर सैलरी जो है वो नहीं कर पाते। पुअर नेटवर्किंग स्किल्स होती है, स्टेज फ्राइट होता है जो अभी मैंने कहा ना कि थोड़ा सा डरने लगते हैं, कैमरा फेस करने का डर होता है। कई सारे ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स है जो हर एक व्यक्ति फेस कर रहा होता है और उसकी वजह से पब्लिक स्पीकर अच्छे नहीं बन पाते। मैं आप सभी लोगों को एक सवाल पूछना चाहता हूं, पब्लिक स्पीकिंग क्या है? वो बचपन से आती है क्या? पब्लिक स्पीकिंग बचपन से आती है। हाँ, जब भी थोड़ा सा जो है वो जन्मे हुए होते हैं तभी भगवान ने डिसाइड कर लिया होता है चलो ये जो अच्छा पब्लिक स्पीकर बनेगा, हाँ या ना? थोड़ा सा चैट बॉक्स में बता देंगे। वो तो जन्म से ही आता है ना। कितने लोग यस लिख रहे हैं? हाँ हाँ, 2-4 लोगों ने लिखा। जन्म से आता है। आज अगर मान लीजिए मैं बड़ा बिजनेसमैन डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की बात करूं, वो तो हाँ पहले से ही अच्छे पब्लिक स्पीकर थे। या फिर मैं मोदी साहब की बात करूं, पहले से ही अच्छे पब्लिक स्पीकर थे। हाँ या ना? बिल्कुल नहीं मेरे यारों। जितने भी लोग हाँ लिख रहे हैं उसके लिए खास, पब्लिक स्पीकिंग जो है वो कोई भी तरीके की बाय बोर्न टैलेंट नहीं है। वो एक तरीके की क्रिटिकल स्किल्स है। वो ऐसी स्किल्स है कि आप जितना ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे कर पाते हो, कितना ज्यादा लोगों को मना पाते हो और उसकी प्रैक्टिस कितनी बार करते हो, तब जाकर ये स्किल्स जो है ना वो डेवलप होती है। ये कोई तरीके का टैलेंट नहीं है, ये एक तरीके की स्किल्स है, एक तरीके की आर्ट है, एक कलाकारी है पब्लिक स्पीकिंग। जब भी आप पब्लिक में जाते हो ना, पब्लिक स्पीकिंग के मोस्ट ऑफ 3 गोल्स होते हैं, ध्यान में रखिएगा। पहला गोल जो आपने यहाँ पर लिखा था ना, जो मैंने आपको पूछा था कि आप पब्लिक स्पीकर क्यों बनना चाहते हैं, तो कई सारे लोगों ने लिखा पैसा कमाने के लिए, लोगों को इंप्रेस करने के लिए, लोगों को जो है वो अपनी बात मनवाने के लिए। तो 3 ही गोल होते हैं पब्लिक स्पीकिंग के। या तो आप आपकी बात जो लोगों के पास से मनवाना चाहते हैं, परस्यूट करवाना चाहते हैं, या तो आप लोगों के बीच में जाकर उसको कुछ इन्फॉर्म करना चाहते हैं या फिर अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं आपके बारे में या फिर आपके प्रोडक्ट के बारे में, या फिर तीसरा गोल हो सकता है कि लोगों को इंप्रेस करना चाहते हैं, इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, लोगों के ऊपर एक इंपैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। ये 3 गोल के अलावा कोई चौथा गोल शायद, मतलब इसमें मनी कमाना, पैसा कमाना, ये सब कुछ चीजें जो आपने लिखी थी ना, ये सब कुछ आ गया। अभी 5 पिलर्स के बारे में बताने वाला हूं। हमने समझ लिया क्यों जरूरी है, करना भी चाहिए वो भी समझ लिया। अभी करे कैसे? अभी मैं बात करता हूं हाउ के ऊपर। अच्छा पब्लिक स्पीकर बने कैसे? 5 पॉइंट्स देने जा रहा हूं, 5 पिलर्स के बारे में आज बात करने के लिए जा रहा हूं। वैसे तो देखने के लिए जाए तो कई सारे इसके अंदर डेप्थ में जा सकता हूं, परंतु आज सिर्फ और सिर्फ 5 पिलर्स के बारे में बात करेंगे। तैयार है सभी लोग सीखने के लिए? हाँ, 5 वो पिलर्स लोगों के बीच में जाने से पहले जो आपको तैयारी करनी है, जो आपको पूरी तरीके से ध्यान में रखने, जो आपको बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर बना देंगे। पहला पिलर है प्रिपरेशन। डिटेल में जाऊंगा, अभी पहले जो है वो थोड़ा सा
ओवरऑल देख रहे थे। दूसरा पिलर है कंटेंट। आपको कंटेंट तैयार करना होता है, पहली तैयारी करनी होती है, इसके बाद कंटेंट तैयार करना होता है। इसके बाद जब आप लोगों के बीच में जाएंगे तब ट्राई करिए कि विजुअल प्रेजेंटेशन और आपका स्टेज हैंडलिंग को कैसे आप टैकल करते हैं। लोगों के बीच में बोलते हैं तब विजुअल प्रेजेंटेशन आपका कैसा होता है। इसके बाद आगे बातचीत करूं, चौथा उसका पिलर है आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपका वॉइस कैसा होना चाहिए। और इसके बाद पांचवा पिलर्स है कि अगर कोई ऑडियंस में जब जा रहे होते हैं तब कुछ अफरा तफरी मच गई तो ऑडियंस को हैंडल कैसे करेंगे, वो ये भी आपको आना चाहिए, वरना आप बोलना शुरू कर देंगे। इसके बाद जो लोग जूता फेंकना शुरू कर देंगे या फिर जो लोग कुछ बोलना सामने से शुरू कर देंगे, तब आप ऑडियंस को कैसे हैंडल करते हैं, वो भी पब्लिक स्पीकिंग का एक आर्ट ही है। ठीक है, ये 5 पिलर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे अभी मैंने कहा मेरे यारों, पहले नंबर में प्रिपरेशन, पहला पार्ट, पहला पिलर। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभी यही आपकी गेम चेंजर है। जो भी मैंने कहा कि पब्लिक स्पीकिंग कोई भी टैलेंट नहीं है, जन्म से कोई व्यक्ति सीख कर नहीं आते। पब्लिक स्पीकिंग एक तरीके की स्किल है, वो एक तरीके की कला है, वो एक तरीके की कारीगराई जो आपको सीखनी होती है समय के साथ साथ, प्रैक्टिस कर करके। तो पहली चीज याद रखिए कि जब भी लोगों के बीच में बोलने के लिए जाए, चाहे वो कोई दूसरे व्यक्ति के साथ हो, 10 लोगों की टीम के साथ हो, 50 लोगों के बीच में हो, या फिर 500 या फिर 5000 लोगों के बीच में, पहली चीज होती है अच्छी तैयारी। प्रिपरेशन के बगैर जाएंगे तो पूरी तरीके से गिरने वाले हैं। प्रिपरेशन के बगैर जाएंगे तो पूरी तरीके से जो है वो गिरने वाले। प्रिपरेशन में पहली चीज आपको क्या करनी है, पहले तो आपको आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना होगा। प्रिपरेशन का पहला नियम है कि आपको आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना होगा। आपके अंदर आपको भरोसा होना चाहिए कि हाँ भाई मैं ये कर सकता हूं, हाँ मैं ये करूंगा, कोई डर नहीं है, लोग मुझे सुनने के लिए आए हैं। इसमें थोड़ा सा विजुअलाइज करिए, जो कल परेश सर ने भी बताया हुआ था ना, आपकी खुद की जात के ऊपर अगर आपको कन्विक्शन नहीं होगा, आपको विश्वास नहीं होगा, तो लोग कहां विश्वास रखने वाले हैं। तो पहले तो आपको वहां पर प्रिपरेशन में आपके साथ सेल्फ टॉक करना होगा, वो अफर्मेशंस देने होंगे। हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर हूँ। जब लोग मैं वहां पर बोलूंगा ना, तब लोग मेरे को जो सुनने के लिए तत्पर होंगे, लोग तालियां बजाएंगे। लोग इसके बाद जैसे ही मेरी स्पीच खत्म होगी तो लोग जो वो खड़े होकर तालियां बजाएंगे, मेरे साथ सेल्फी लेने के लिए आएंगे। वैसे विजुअलाइजेशन और वैसा जो है आपको ये सेल्फ टॉक आपके साथ करना पड़ेगा, उसके जरिए आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। पहला बेसिक रूल है, ग्राउंड रूल है। मेरी बात आ रही है समझ में मेरे दोस्तों? हाँ, पहला बेसिक रूल, सेल्फ टॉक करना पड़ेगा प्रिपरेशन के अंदर। बाकी की सभी चीजों की तो प्रिपरेशन करनी ही करनी है। जब तक सेल्फ टॉक नहीं करेंगे, जब तक विजुअलाइजेशन नहीं करेंगे, तब तक अच्छे पब्लिक स्पीकर आप कभी नहीं बन पाएंगे। आ रही है मेरी बात समझ में? अगर आ रही है तो प्लीज फटाफट वाई टाइप करके जो है वो उत्साह बढ़ा दीजिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू। देखो जितने भी गेस्ट हमारे हैं ना, उसको थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा सा कभी कभी हम परेशान करते रहते हैं। जब ऑनलाइन ट्रेनिंग चलती है तब भी परेशान करते रहते हैं, क्योंकि बड़ा बिजनेस की ट्रेनिंग ऐसी होती है जो आपको कभी भी ट्रेनिंग अटेंड करते करते सोने नहीं देगी। ठीक है, आलस्य वो नहीं आने देगी। फिजिकल ट्रेनिंग भी ऐसी होती है और डिजिटल ट्रेनिंग में भी हम उसी तरीके का प्रयास करते हैं। इसके लिए थोड़ा सा कष्ट दे रहा हूं बार बार चैट बॉक्स में। बहुत बढ़िया। तो आपको सबसे पहले प्रिपरेशन के अंदर खुद के ऊपर तैयारी करनी है, खुद का कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना है। और उसके लिए मैंने जो 3-4 चीजें आपको कही, वो विजुअलाइज करते रहिए, सेल्फ टॉक करते रहिए। इसके बाद एक हेल फॉर्मूला है प्रिपरेशन के अंदर। हेल फॉर्मूला क्या होता है? इसका मतलब, हेल फॉर्मूला का मतलब ऑनेस्टी, ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी एंड लव। ऑनेस्टी, ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी एंड लव। इसको मैं डिटेल में थोड़ा सा समझाता हूं कैसे आप इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। जब आप स्टेज के ऊपर जाए ना, उनसे पहले ये 4 चीज अपने अंदर रखें। तैयारी के अंदर ये 4 चीज रखें। पहले हुआ हेल फॉर्मूला के अंदर ऑनेस्टी, एच। क्या हुआ ऑनेस्टी का मतलब? कि भाई आप जैसे व्यक्ति है ना, जो भी चीज रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ना, उस चीज को ऑनेस्टी के साथ बताएं। बी वेरी क्लियर एंड बी वेरी स्ट्रेट। थोड़ा सा भले वो चीज कड़वी हो या फिर थोड़ा सा लोगों को अच्छी ना लगे वैसी हो, परंतु आपकी ऑथेंटिसिटी मतलब आपकी ऑनेस्टी जो है, वो लोग सबसे ज्यादा पसंद करेंगे। अगर शुगर कोटेड करके सब कुछ चीज आपने बोल दिया और झूठ को भी सच के हिसाब से बोल दिया, तो लोग पहली बार तो शायद भरोसा कर लेंगे, विश्वास कर लेंगे, परंतु जिंदगी भर के लिए आपके साथ कभी जो है वो भरोसा नहीं करेंगे।
इसके लिए ऑनेस्ट रहिए, बी वेरी क्लियर रहिए, बी वेरी स्ट्रेट रहिए। कई सारे हमारे गेस्ट स्पीकर जो है, मतलब गेस्ट यहाँ पर जो है हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर बैठे हुए होंगे, वहां पर हम एक बात बोलते हैं, हम ऑनेस्ट रहते हैं बहुत कि भाई यहाँ पर आकर आपका ये दूसरा बिजनेस है, यहाँ पर आकर काम करना पड़ेगा, यहाँ पर आकर 3-4 घंटे अगर फुल टाइम के ऊपर करना चाहते हैं तो 7-8 घंटे देना पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि भाई शटर बंद करके मैं बैठ जाऊंगा और इसके बाद पैसे आएंगे, तो वो कभी पॉसिबल नहीं बनेगा। वो क्या है? वो एक ऑनेस्टी है, वो एक ऑनेस्टी है। हम हर बार बोलते हैं कि भाई यहाँ पर आकर सीधा ऐसा नहीं, ये पूरा रगड़ देने वाला प्लेटफॉर्म है, काम तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। तो आपको पता लगता है सामने वाले व्यक्ति को, हाँ भाई ये बंदा जो बोल रहा है ना वो सही बोल रहा है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बैठे बैठे तो भगवान श्री कृष्ण को और भगवान श्री राम को भी नहीं मिला था, अब तो फिर भी मनुष्य है, ठीक है। तो क्या होगा? वो ऑनेस्टी है एक तरीके की। आप भी जब लोगों के साथ बात करने के लिए जाए ना, जो भी टॉपिक है, जो भी चीज है, ऑनेस्ट रहिए। बहुत ज्यादा कुछ शुगर कोटेड करने की जरूरत नहीं है, झूठी बातों को सच बताने की जरूरत नहीं है। जितना भले वो कड़वी बात लगे, बट ऑनेस्टी के साथ आप बोलेंगे, सच्ची बात बोलेंगे, तो लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे। इसके बाद दूसरा होता है ऑथेंटिसिटी। क्या हुआ ऑथेंटिसिटी का मतलब? आप जैसे है ना, खुद जैसे है वैसे रहिए। किसी में से सीखनी अच्छी बात है, परंतु किसी की कॉपी नहीं करनी है। मैं आपको बता दूं, हमारे एक बहुत अच्छे होनहार, मैं नाम कभी नहीं लूंगा, एक सीपी है, चैनल पार्टनर है। वो क्या होता है पता है? लोगों की नकल करते हैं, बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने की कोशिश करते हैं, बट लोगों की नकल करते हैं। इतनी नकल करते हैं कि सामने वाला कोई बंदा अगर एक बार, जिन्होंने वो सेशन कोई भी ट्रेनर का या फिर बिंद्रा सर का अटेंड किया हुआ होता ना, तो समझ जाते हैं कि ये भाई साहब नकल कर रहे हैं। आपको दूसरों में से सीखना जरूरी है, सीखिए, जरूर सीखिए, परंतु किसी में से नकल नहीं करनी। आप जैसे है वैसे के वैसे रहिए, और ऑथेंटिसिटी के साथ जो चीजें रिप्रेजेंट करने की कोशिश करिए। मेरी बात आ रही है समझ में? इसके बाद तीसरा हेल्थ फॉर्मूला के अंदर बात आ गई कि भाई इंटीग्रिटी क्या होता है। ऑनेस्टी के साथ साथ ही इंटीग्रिटी आती है, सच बात बतानी है। जो आप बात कर रहे हैं, आप जैसे चल रहे हैं, उसमें एक आपकी इंटीग्रिटी होनी चाहिए, विश्वास आना चाहिए लोगों को, आपकी एक वैल्यू इसके अंदर होनी चाहिए। ढीला ढाला नहीं रहना, हाँ? थोड़ा सा जब बात भी करें तब ढीली बात नहीं करना है। इंटीग्रिटी आपको वहां पर बरकरार रखनी है। और इसके साथ साथ लव, क्या हुआ इसका मतलब? लोगों को प्यार करिए, तो उसको विश करिए, कभी कभी मीठी बात भी बताइए। सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ बंदा वाकई में जो है ना मेरे लिए काम करता है और वाकई में मेरे को ही बोल रहा है। प्यार करना है, पर प्यार करने का मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए आप पब्लिक स्पीकर है, मतलब आपने जो है वो बॉस है आपकी कंपनी के, 10 लोगों के बीच में, 5 लोगों के बीच में मीटिंग करनी है, और आपकी टीम में कोई मोहतरमा जी है, कोई देवी जी है, उसको प्यार करने लगे। हाँ, सिर्फ उसको ही प्यार नहीं करना, सभी लोगों को करना है, समझ रहे हैं? तो लोग पूरी के पूरी ऑडियंस को प्यार करना है, उसमें से एक आध दो व्यक्ति को पिक मत करिएगा और उसके साथ प्यार करना मत शुरू कर दीजिएगा। सभी को प्यार करना है। जैसे यहाँ पर 1000 के 1000 बैठे हुए, तो मैं एक आध दो लोगों को सिर्फ प्यार करूंगा तो नहीं अच्छा लगेगा, सभी लोगों को करना है। डन है? आगे चलते हैं, जोक्स अपार्ट थोड़ा सा। इसके बाद ये हेल्थ फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। इसके बाद दूसरी चीज, प्रिपरेशन के अंदर क्या चीज याद रखनी है? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए जो अभी मैंने बात करी, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए और सक्सेसफुल आउटकम के बारे में सोचते रहिए। बार बार जो है ना सक्सेसफुल आउटकम आउटकम आउटकम, उसके बारे में सोचते रहिए। इसके साथ साथ आपकी ऑडियंस को जरूर पहचानिए। प्रिपरेशन पहला पार्ट, पहला पिलर अभी हम देख रहे हैं। आपकी जो ऑडियंस होती है वो ऑडियंस को जरूर पहचानिए। कौन सी तरीके की ऑडियंस के साथ आप बोलने के लिए जा रहे हैं, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, उसके पेन पॉइंट्स क्या है, उसके फिजिकल, उसके जियोग्राफिकल एट्रीब्यूट्स क्या है, मतलब कहां से वो आते हैं, कैसा उसका माइंडसेट है, कौन सी भाषा आपकी वो समझ पाएंगे। कभी कभी होता ये है कि भाई वो छोटे शहरों से आते हैं, तो बड़ी बड़ी लैंग्वेज के अंदर आप बात करेंगे वहां पर तो नहीं समझ पाएंगे, तो आपको उसकी भाषा जो समझ रहे हैं उस हिसाब से और उसी चीज में बात करनी पड़ेगी उसकी। आप जब वहां पर जाएंगे बोलने के लिए, 2, 5, 10 लोगों के बीच में मीटिंग करने के लिए या फिर पब्लिक के बीच में बोलने के लिए, तब उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे, वो आपके पास से क्या सीखना चाहते हैं। जब आप यहाँ पर आए तो आपकी भी कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन थी ना। आपकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि आपको पब्लिक स्पीकर बनना है, अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना है। ये आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि ये सेशन में से मुझे वो सीखने को मिलेगा। अगर आज मैंने ये 5 पिलर्स आपको नहीं समझाई या फिर मैं बड़ी बड़ी बातें करता रहूं और आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल ना कर पाऊं, तो क्या आप सब लोग मेरे दूसरे सेशन में आएंगे? कभी नहीं होगा ना पॉसिबल। सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करता रहूं,
और ये 5 पिलर्स जो कैसे अच्छा बने वो ना समझाऊं, तो आप आने वाले हैं? कोई नहीं आने वाला। अगर मैं आज आपके पेन पॉइंट के बारे में बात ना करूं, जो मैंने फियर के बारे में बात किया, आपके डर के बारे में बात किया, पब्लिक स्पीकर आपको भी बनना है अच्छा, बट आपके पेन पॉइंट्स क्या है, अगर मैं उसके बारे में बात ना करूं, तो शायद आप जो है वो दूसरी बार मेरे सेशन में नहीं आएंगे। तो उसी तरीके से जब आप लोगों के बीच में जाते, मीटिंग कर रहे हो, 5, 10, 15, 10, 20, 50 लोगों को एड्रेस करना हो, तो उसके पेन पॉइंट्स क्या है, वो भी आपको जो है वो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से जानिए। बोलना तो हर एक व्यक्ति को आता है। वो कहते हैं ना, बहुत अच्छी कहावत है कि भाई व्यक्ति जो है ना, वो 5 साल की उम्र में ये तो समझ जाता है कि भाई कैसे बोलना है, परंतु कभी-कभी उसको पूरी जिंदगी लग जाती है ये समझने में कि क्या बोलना है। समझ रहे हैं मेरी बात? व्यक्ति जो है वो कभी-कभी 5 साल की उम्र में ये तो सीख जाता है कि कैसे बोलना है, परंतु कभी-कभी पूरी जिंदगी चली जाती है ये समझने में कि क्या बोलना है और उसका पर्पस क्या होना चाहिए। तो आप सिर्फ बोलना वो बात नहीं है, क्या बोलते हैं आप, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। आपका पर्पस क्या है? आज यहाँ पर हम बोल रहे हैं तो मैं आपको पब्लिक स्पीकिंग के बारे में समझा रहा हूं। तो पर्पस क्लियर है कि भाई पब्लिक स्पीकिंग में ये 5 पिलर्स हमें देखने हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानने हैं, उसके ऊपर आपका स्किल्स बिल्डअप करना है। तो जब आप भी जानने के लिए जाए, तब आपके सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से जो है ना वो प्रिपेयर करके जाए। जो मैंने बात करी ना, वो चैनल पार्टनर एक दूसरे हैं हमारे, वो जब आते हैं ना तो बोलने का इतना, गुजराती में हम कहते हैं ना, ढढो है, इन द सेंस कि इतना एक्साइटमेंट है अंदर से कि बात मत पूछिए। पर जब लोगों के बीच में आते हैं ना, तब जो है ना कहाँ की बातें घुमाने लगते हैं, पर्पस ही क्लियर नहीं होता और लोग इसके बाद कब पानी पीने के लिए चले जाते हैं, ऑनलाइन में जब होते हैं तब मीटिंग बंद कर देते हैं। हाँ, क्योंकि पर्पस क्लियर नहीं है, उसके पॉइंट्स क्लियर नहीं है। बोल तो रहे, क्या बोलना चाहिए वो बात क्लियर नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कहने का मतलब ये है मेरे यारो कि आप जो है पर्टिकुलरली बहुत क्लियर, सब्जेक्ट को बहुत क्लियर रखना है आप। ठीक है, प्रिपरेशन पहला पार्ट देख रहे हैं अभी। इसके बाद रूल्स है, एक्सरसाइज, रिहर्सल करना है, प्रैक्टिस करना है। आप जाए वहां पर, उनसे पहले रिहर्सल्स करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। उसका एक रूल मैं आपको बता देता हूं, क्या रूल है। 1:3 रूल का उपयोग करना है। क्या हुआ ये 1:3 रूल? मान लीजिए आपकी स्पीच 30 मिनट्स की है, 30 मिनट की आपकी स्पीच है, तो आपको बेर मिनिमम 90 मिनट्स तक जो है ना वो रिहर्सल करना है। 3 टाइम्स आपको रिहर्सल करना है, 3 टाइम। क्यों? पहली बार जब आप रिहर्सल करेंगे ना, तो आपका कंफर्ट जोन, मतलब आपको थोड़ा सा कंफर्ट आएगा। तो जो डर लग रहा था ना, उनसे थोड़ा सा पहली बार रिहर्सल करेंगे तो कंफर्ट आएगा। दूसरी बार जब रिहर्सल करेंगे ना आपकी स्पीच को, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और जब तीसरी बार रिहर्सल करेंगे, तब जाकर आपकी वो अंदर परफेक्शन आएगा। मेरी बात आ रही है समझ में? 1:3 रूल का प्रिपरेशन के अंदर उपयोग करना है। 30 मिनट की स्क्रिप्ट है तो 90 मिनट, 20 मिनट की है तो 60 मिनट, 1 घंटे है तो 3 घंटे पहले रिहर्सल करना पड़ेगा, तब जाकर आप अच्छे लोगों के बीच में बोल पाएंगे। मैंने भी ये जब प्रेजेंटेशन शुरू किया आपके सामने, तो वैसे तो हम ये लेते हैं तो फटाफट 5-10 मिनट के अंदर हो गया मेरा रिहर्सल, बट रिहर्सल के बगैर हम भी कभी नहीं आते। अगर सीधा मैंने यहाँ पर पीपीटी चलाना शुरू कर दिया होता तो मैं रिलेवेंट एग्जाम्पल नहीं दे पाता, अच्छी तरीके से वहां पर फंबल हो जाता कहीं पर बीच बीच में। तो हमने भी 15-20 मिनट, आधे घंटे जो रिहर्सल किया हुआ होता है, भले कितनी भी बार ये पीपीटी ले लिया हो, कितनी भी बार ये सेशन ले लिया हो। मेरी बात आ रही है समझ में? तो अगर आप पहली बार ले रहे हैं तो आपको 1:3 रूल का बहुत अच्छी तरीके से उपयोग करना है। मैंने बता दिया, पहली बार जब करेंगे तब कंफर्ट आएगा, दूसरी बार कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, तीसरी बार जो आपका परफेक्शन आएगा। आपको पता है, सिंगर को देखा हुआ आपने, जो कहीं पर अगर मान लीजिए स्टेज शो होता है, तो सिंगर एक आध दिन पहले पहुंच जाते हैं और वहां पर जो रिहर्सल करते हैं। सिंगर जो वो हर रोज घर के अंदर वो रियाज किया करते हैं, पता है ना आपको? रियाज किया करते हैं। क्यों करते हैं? वो एक तरीके की प्रैक्टिस है, वो एक तरीके का रिहर्सल है, एक तरीके की प्रैक्टिस है, एक तरीके का रिहर्सल है। अगर वो रिहर्सल नहीं करेंगे ना, तो कभी सिंगर अच्छी तरीके से गा नहीं पाएगा। तो ये बहुत 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 जरूरी है। इसके बाद दूसरा मैं पिलर के ऊपर आता हूं। देखिए, प्रिपरेशन हमने समझ लिया कि प्रिपरेशन के अंदर आपको क्या क्या करना है। दूसरा पिलर कंटेंट क्रिएशन। अभी आपका कंटेंट कैसा बनना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि लोग, ऑडियंस जो है ना वो टिक कर रहे हैं।
आपके साथ जो है वो जुड़ी रहे। क्या कंटेंट होना चाहिए? कंटेंट का पहला नियम है पर्सनलाइजेशन इज द की। क्या हुआ इसका मतलब? जो व्यक्ति को जैसा वो सुनना चाहते हैं ना, उसकी जो चॉइस है ना, उसके हिसाब से अगर आप डिलीवर करेंगे ना, तो आपका कंटेंट एक नंबर बनेगा। पर्सनलाइजेशन, उसको जो चीज पसंद है ना कॉमनली, उस हिसाब से बात करिए। किसी को भी जेनरिक प्रेजेंटेशन पसंद नहीं है, किसी को भी जेनरिक प्रेजेंटेशन। मैं आकर मेरे हिसाब से जो मुझे समझाना है उसी हिसाब से मैं आपको बताकर चला जाऊंगा, तो आप कभी जो है ना मेरा कभी दूसरी बार मुंह भी नहीं देखेंगे। पर्सनलाइजेशन, आपको जो चीजें जरूरी है ना उसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करिए। जेनरिक प्रेजेंटेशन मत बनाइए कभी भी। वहां पर स्टोरी टेलिंग का अप्रोच करिए। स्टोरी टेलिंग का अप्रोच करिए। स्टोरी टेलिंग के जरिए लोग कनेक्ट हो जाते हैं, उसके जरिए लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। लोग, आप जब स्टोरी कह रहे होते हैं ना, तब लोग जो है ना वो विजुअलाइज करने चले जाते हैं। मैं आपको अभी थोड़ा सा बता दूं, मैं भी आपको थोड़ा सा बता दूं। जब मैंने मेरी कॉलेज वाली कहानी कही कि ये पंखा भी मुझे रिपेयर करना नहीं आता, दूसरे सेमेस्टर के अंदर था, इसके बाद थोड़ा सा ग्रुप के बीच में मुझे जो वो पूरी तरीके से थोड़ा सा डीमोटिवेट किया गया, तब आप सभी लोग वो स्टोरी के साथ अलाइन हो रहे थे, तब आप सभी लोग भी वो चीजें विजुअलाइज कर रहे थे, हाँ या ना? थोड़ा सा बता पाएंगे? जब आप सभी लोग भी विजुअलाइज कर पा रहे थे, राहुल सर वो खड़े हुए, लोग 70-80 लोगों के बीच में उसकी पूरी तरीके से रेपुटेशन जा रही है, विजुअलाइज कर रहे थे। इसके बाद मैंने भी ये बताया पर्टिकुलरली कि मुझे अभी स्टेज के ऊपर, इसके बाद मैंने 2000-3000 लोगों के सामने ये सेमिनार दिया, वेबिनार दिया। वो क्या हुआ? वो एक तरीके की स्टोरी टेलिंग, कहानी सच्ची ही थी, वो झूठ नहीं थी, परंतु वो घटना को आपने कहानी के तौर के ऊपर सामने रिप्रेजेंट किया, तो लोग कनेक्ट कर पाए। मेरी बात आ रही है समझ में? जब वो कहानी को मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया ना, तब आपने वो कहानी के साथ साथ मेरे साथ जुड़े और इसके साथ आपने भी विजुअलाइज किया। तो आप भी जब जो है वो कहानी को कभी भी विजुअलाइज करेंगे, मतलब स्टोरी करेंगे ना आपके सामने वाले प्रोस्पेक्ट के साथ या फिर कोई भी पब्लिक स्पीकिंग के अंदर, तब लोग आपके साथ सबसे ज्यादा जुड़ पाएंगे। स्टोरी टेलिंग का अप्रोच रखिएगा, ठीक है? विजुअलाइजेशन जो अभी मैंने बात करी, वो वैसा करवाइए, आपके कंटेंट के अंदर ऐसी कोई चीजें ऐड करिए जो रियल लाइफ स्टोरीज के साथ कनेक्टेड हो। जो भी आप बात करो रियल लाइफ स्टोरीज के अंदर कनेक्टेड हो। मैंने अभी कई सारे बार बताया ना कि हमारा ये चैनल पार्टनर ऐसा ऐसा करता है, वो वाकई में एक तरीके की स्टोरी टेलिंग है। वैसा कुछ है नहीं, आपको बता दूं, वो एक तरीके की स्टोरी टेलिंग है। मैंने स्टोरी टेलिंग करी तो आप सभी लोगों ने बिलीव कर लिया। मैंने स्टोरी टेलिंग करी तो आप सभी लोगों ने बिलीव कर लिया। अगर मैं ये नहीं करता तो शायद आप बिलीव ना करते। समझ रहे मेरी बात? तो आपको जो है उसको रियल लाइफ स्टोरीज के साथ थोड़ा सा कनेक्ट करना है। हाँ, आप जब कंटेंट तैयार करें तो उसको अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर में डालें, पॉइंटर्स के रूप में वहां पर डालें। आप यहाँ पर अभी जो चीजें देख रहे हैं वो क्या है? पॉइंटर्स के रूप में है। एक स्क्रीन के ऊपर मैंने पूरा वो पैराग्राफ नहीं डाल दिया। अभी हम बात कर रहे हैं दूसरा पार्ट है कंटेंट में। हर बार ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी टीम के साथ मीटिंग करने के लिए जाए तब भी आपको जो वो प्रेजेंटेशन बनाने की जरूरत है, तब थोड़ा सा कुछ लिख लीजिए, पॉइंटर्स के रूप में कुछ लिख लीजिए, ताकि आप वहां पर जो भी मैंने बात करी थी ना, जो मजा आए ना मन में, वो ना बोलना शुरू कर दे। ठीक है? पावरफुल ओपनिंग और पावरफुल क्लोजिंग करिए, लोगों का अट्रैक्शन ग्रैब करिए। पावरफुल ओपनिंग होनी चाहिए। मैंने पता आपको एक बात बोली थी जब ये प्रेजेंटेशन शुरू किया था ना, तब मैं इसको अभी स्टॉप करता हूं। ये जो इमेज मैंने आपको दिखाई थी, मैंने एक बात कही थी, ये इमेज का मैं बाद में आपको बताऊंगा क्या जो है वो तात्पर्य है। एक ही सेकंड। ये इमेज का जो मैंने बोला हुआ था ना, हाँ, क्या तात्पर्य है मैंने पता आपको आपको बताया था। मैं थोड़ा सा इसको पीछे जाता हूं। मैंने कहा था कि मैं बीच में बताऊंगा पावरफुल ओपनिंग एंड पावरफुल क्लोजिंग। जब मैंने ये स्क्रीन आपके सामने रखी थी ना, तब आप भी थोड़ा सा चौंक गए थे कि शेर है, वो दहाड़ रहा है, सामने माइक खड़ा है, ये क्या हुआ? एक ऐसा पावरफुल ओपनिंग विजुअल हुई जिसके जरिए पहली ही बार में मैंने आपका अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करी।
ये पहले ऐसी पावरफुल विजुअल हुई, मतलब इमेज हुई, जिसके जरिए मैंने आपका अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर मैं सिर्फ जेनरिक सब कुछ चीजें रखता ना, तो शायद आई थिंक आपको इतना मजा ना आता। समझ में आ रही है बात? तो आपको भी वैसी तरीके की वो पावरफुल ओपनिंग, पावरफुल क्लोजिंग, वो शब्दों के जरिए भी हो सकती है, वो ऐसे कोई वीडियो के जरिए भी हो सकती है, कोई आप बताए तो फ्लायर के जरिए भी हो सकती है, किसी के जरिए भी ये चीजें हो सकती है। डन है यहाँ तक? हाँ, यहाँ तक समझ में आ रही है सब कुछ चीजें? मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है? लग रहा है कि भाई हाँ, ये जो पॉइंट्स हम यहाँ पर बता रहे हैं उसके जरिए अच्छा पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। डन है? चलिए आगे बात करते हैं। कंटेंट क्रिएशन के अंदर थोड़ा सा और ज्यादा आगे बढ़े। इसके बाद ट्राई करिए कंटेंट के अंदर कि आप जो है वो ह्यूमर बिल्ड करें। थोड़ा सा मतलब वहां पर एक हंसी खुशी का तड़का लगना चाहिए। आप सीधे सीरियस तरीके से आएंगे और सीरियस तरीके से प्रेजेंटेशन देकर चले जाएंगे, चाहे बाकी की सब कुछ चीजें कितनी भी अच्छी हो, परंतु वहां पर ह्यूमर नहीं होगा, थोड़ा सा लोगों के चेहरे के ऊपर स्माइल आए, वैसी चीज नहीं होगी, तो बात नहीं बनेगी। मैंने भी यहाँ पर अभी तक ये 30, 35, 40 मिनट के अंदर 2-4 बार ह्यूमर ऐड करने की कोशिश करी। जब मैंने वो प्यार वाली बात बताई, जब मैंने वहां पर वो थोड़ा सा अभी एक्टिंग किया कि लोग छोड़कर चले जाते, वो क्या हुआ, वो चीज ने आपके चेहरे के ऊपर थोड़ी सी स्माइल ला दी, एक ह्यूमर ला दिया। बट ट्राई करिए कि ह्यूमर आप खुद के ऊपर करें सबसे ज्यादा, ऑडियंस के ऊपर बहुत ज्यादा ह्यूमर मत करिएगा, वरना क्या होगा, वो थोड़े से ऑफेंडेड हो जाएंगे। बात आ रही है समझ में? वो थोड़े से नाराज हो जाएंगे। अपने खुद के ऊपर कभी कभी ह्यूमर लगा दीजिए। मैंने खुद के ऊपर ह्यूमर किया ना, क्या किया देखो, साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिकल चीजों के साथ भी समझा रहा हूं ताकि आप समझ पाए मैंने क्या किया खुद के ऊपर ह्यूमर। मैं भले इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, पर ये पंखा फिट करना मुझे भी नहीं आता। वो क्या था, वो एक ह्यूमर था कि आप भी मतलब थोड़ा सा आपके चेहरे के ऊपर स्माइल आ गई है, सर जो बोल रहे हैं वो मतलब ऑनेस्टी, वहां पर ऑनेस्टी भी आ गई, वहां पर ये ह्यूमर भी ऐड हो गया। ठीक है, तो वैसी ट्राई करिए। कपिल शर्मा का शो क्यों सबसे ज्यादा लोग देखते हैं, वो कभी कभी क्योंकि अपने ऊपर ही ह्यूमर बना देता है। उसको इंग्लिश नहीं आती, तो वही चीज को उन्होंने जो ह्यूमर बना दिया है। हाँ, मेरे को नहीं आती इंग्लिश, और उस हिसाब से जब कोई फॉरेन व्यक्ति आते हैं उसके शो के अंदर, स्टेज के ऊपर, तब वो इंग्लिश बोलने की ट्राई करता है। अभी तो उसको बहुत अच्छी तरीके से आ चुकी है, पर फिर भी जो है ना, वो ढोंग ऐसा करता है, खुद के ऊपर ही ह्यूमर बनाता है ताकि उसकी ऑडियंस उसके साथ कनेक्ट रह पाए। ठीक है, जब कंटेंट बना रहे होते हैं तब ABCDE का अप्रोच करिए। क्या होता है ABCDE? एनालाइज, ब्रेनस्टॉर्म, क्रिएट, डिलीवर एंड इवेल्युएट। पहले एनालाइज करिए पूरे के पूरे आपकी ऑडियंस, इसके बाद खुद ब्रेनस्टॉर्म करिए कि अगर मैं जो है ऑडियंस के तरीके से बैठा हुआ होता या फिर बैठी हुई होती, तो मुझे क्या सुनना या फिर क्या देखना अच्छा लगता। वो ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद थोड़ा सा क्रिएट करिए आपका कंटेंट, मतलब इसके ऊपर कंटेंट बनाइए। इसके बाद डिलीवर करिए, और डिलीवर करने के बाद इवेल्युएट करिए कि कहां गलती हो गई, कहां और ज्यादा और मेहनत करने की जरूरत थी, कहां पर और ज्यादा मैं चीजें ऐड कर सकता था या फिर कर सकती थी, और कहां पर और ज्यादा डिलीशन थोड़ा सा हो सकता था। ABCD अप्रोच है हर बार, क्योंकि सही नहीं जाएगी ना बात, लोगों का फीडबैक आएगा। आज ये सेशन हम ले रहे हैं तो आप में से भी कई सारे लोगों का फीडबैक होगा, मैं भी इसको इवेल्युएट करूंगा कि क्या और ज्यादा चीज हो सकती है कि नेक्स्ट टाइम जब मैं सेशन लूं तो इनसे और ज्यादा बढ़िया करूं। तो आपको भी वैसे चीजों को पहले एनालाइज करना है, इसके बाद ब्रेनस्टॉर्म करना है कि मैं अगर उसकी जगह पर, आपकी जगह पर होता तो क्या सोचता, क्या देखता। इसके बाद कंटेंट क्रिएट करना है और डिलीवर करिए, और डिलीवर करने के बाद इवेल्युएट करिए। ठीक है, सिर्फ 10-12 मिनट की बात है, 10-15 मिनट की बात है, कहीं पर भी जाइएगा मत। तीसरे पिलर्स के ऊपर हम पहुंच चुके हैं। पहले हमने प्रिपरेशन कर ली, उसमें क्या क्या चीज जरूरत है वो देख लिया। इसके बाद स्टेज के ऊपर जाने से पहले हमने जो हमारा कंटेंट पूरा था वो तैयार कर लिया। और इसके बाद अभी तीसरी चीज के ऊपर आते हैं कि विजुअल प्रेजेंटेशन और स्टेज हैंडलिंग। अभी स्टेज को कैसे हैंडल करें और उसके लिए विजुअल प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करें, कैसे जो विजुअल एड्स यूज करें। क्या हुआ विजुअल एड्स का मतलब कि भाई आप जो है वो जब कहीं पर इंटरेक्शन करने के लिए जाए तब थोड़े से इंटरेक्टिव स्क्रीन्स रखे। आप यहाँ पर जो देख रहे हैं वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वो क्या है, वो एक तरीके की इंटरेक्टिव स्क्रीन है। ये विजुअल एड्स, अगर मैं वैसे ही सिर्फ सीधे सीधे बातें बताता रहता, आपके सामने पावर पॉइंट ये प्रेजेंट ना करता, तो आप मेरे साथ ये सेशन के अंदर बैठते? क्या लगता है आपको, आप मेरे साथ इस सेशन में बैठते? नहीं बैठते ना, कभी नहीं बैठते आप, क्योंकि आपको कुछ देखने को मिल रहा है जो मैं बोल रहा हूं उसके साथ, इसके लिए बैठे हुए हैं। व्हाइट बोर्ड का अगर पॉसिबल है तो कभी कभी उपयोग करिए, छोटी मीटिंग्स आप कर रहे हैं तो
पीपीटी का उपयोग करिए जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा ऑनलाइन कुछ ले रहे हैं तो कुछ प्रॉप्स का उपयोग करिए। प्रॉप्स मतलब अलग अलग जो चीजें हाथ में रखने की होती है या फिर कुछ चीजें आपने बता दी आपका प्रेजेंटेशन के अंदर, उन सभी चीजों का उपयोग करिए, क्योंकि विजुअल जितना चीज आप दिखाएंगे उतना ज्यादा लोग आपके साथ कनेक्ट हो पाएंगे। पीपीटी जब डिजाइन कर रहे होते हैं तब उसके कुछ रूल्स है, स्टेज कैसे यूज करें उसके कुछ जो है वो रूल्स है, एनर्जी कैसे आप बिल्डअप कर पाए, एंथुजियाज्म जब स्पीक कर रहे होते हैं मतलब आई थिंक जब बोल रहे होते हैं तब कैसे बिल्डअप कर पाए, वो अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज, अलग अलग तरीके की सब कुछ जो है वो चीज है। जब प्रेजेंट कर रहे होते हैं तब सिचुएशन कभी कभी टफ आएगी, कभी कभी वहां पर कांड हो जाएंगे, कभी कभी कांड हो जाएंगे जब बोल रहे होते हैं ना, तब प्रेजेंट कर रहे होते तब, पर तब आपको थोड़ा सा भी घबराना नहीं है, आपको बहुत अच्छी तरीके से वो जो सिचुएशन है वो सिचुएशन को संभालना है। पीपीटी जब डिजाइन कर रहे होते हैं तब आपको जो है वो एक ही स्लाइड के अंदर 4-5 पॉइंटर्स के अंदर ही आप बता दें, पूरा पैराग्राफ ना भर दे, वैसी चीज आपको ध्यान रखने की होती है। आप ये जो प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे एक ही स्क्रीन के अंदर भले थोड़ी सी स्लाइड्स ज्यादा बने, परंतु एक ही स्क्रीन में पूरा पैराग्राफ नहीं है, पॉइंटर्स वाइज लिखा हुआ है, 3-4-5 पॉइंटर्स, कई सारे जगह पर कलर कॉम्बिनेशन ऐसा है, कोई हाँ फोंट ऐसे है, तो आपको भी ऐसी चीजों का उपयोग करना है। एनर्जी बनाकर रखे, क्या एंथुसियाज्म, कैसे एनर्जी और कैसे एंथुसियाज्म मैंने बनाकर रखा। बीच में जब वो डर वाली पोएम बताई ना आपको, डर वाली जो पोएम मैंने बताई वो क्या था, वो एक एनर्जी थी, वो एक एंथुसियाज्म आपको फिर से सेशन के अंदर जोड़ के रखा। तो वैसे बीच बीच में जो है वो चीजें करते रहिए, ठीक है। इसके बाद जब स्टेज के ऊपर जाते हैं तब और क्या चीजें करनी है, जो अभी मैंने बताया, सिचुएशन कभी कभी टफ आएगी, उसको अच्छी तरीके से हैंडल करना है, उसको अच्छी तरीके से हैंडल करना है, वहां पर खड़े नहीं रहना। देखो भाई, जब प्रेजेंट करने के लिए जाएंगे ना तब कई सारे जो मैंने बताया ना, किससे कहानी तो होने ही वाली है। कभी कभी टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं करेगी, कभी ये प्रेजेंटेशन सपोर्ट नहीं करेगा, कभी ऑडियंस सपोर्ट नहीं करेगी, बट हर एक चीज के अंदर आपको अच्छी तरीके से उसको टैकल करना है। इसका एक छोटा सा वीडियो है, वीडियो भी मैं प्ले नहीं करूंगा, नेक्स्ट चलता हूँ, अगर लास्ट में टाइम बचा तो छोटा सा वीडियो प्ले करूंगा। एक आपको समझने को मिलेगा, टेडेक्स के स्पीकर या प्रेजेंटेशन देने के लिए आए ना तो पीपीटी चलना बंद हो गई, और इसके बाद ऑडियंस ने क्या उसके ऊपर गुब्बारे लगाए, क्या गुब्बारे चलाए, वो एक नेक्स्ट लेवल चीज थी। बट ये भाई साहब का इसके बाद प्रिपरेशन नहीं थी तो टाइम खत्म हो गया, और इसके बाद प्रेजेंटेशन दिए बगैर चले जाना पड़ा, बाद में चलाऊंगा मैं। चौथा पिलर्स के ऊपर हम आ गए, 3 अभी तक देख लिए, पहले प्रिपरेशन, इसके बाद कंटेंट कैसे तैयार करना है, अभी विजुअल प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करना है, वो सब कुछ चीजें। अभी जब स्टेज के ऊपर जाते तब बॉडी लैंग्वेज कैसी रखनी है, और इसके साथ साथ आपका वॉइस का मॉड्यूलेशन कैसे होना चाहिए। सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से, अभी वहां पर जाएंगे और छम्मक छल्लो वाली बॉडी लैंग्वेज रखेंगे तो लोग थोड़ी ना जो आपको सुनने वाले हैं। हाँ, और मॉड्यूलेशन की मैं बात करूं तो जैसे वो पत्रकार पढ़ते हैं, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे बना जाता है पब्लिक स्पीकिंग, बने रहिएगा मेरे साथ, कहीं पर भी मत जाइएगा, वैसे ही फ्लो में बोलते रहेंगे तो मजा नहीं आएगा। तो थोड़ा सा वॉइस कभी ऊपर कभी नीचे, कभी थोड़ा सा हाई नोट के ऊपर कभी लो नोट के ऊपर, ये सब कुछ चीजें भी करना जरूरी है। मेरी बात आ रही है समझ में मेरे यारों, हाँ या ना? आ रहा है मजा कि बोरिंग लग रहा है? बोरिंग लग रहा है फिर भी मैं तो लास्ट तक पूरा करूंगा ही करूंगा, क्योंकि वो तो मेरा फर्ज है। ठीक है, चलिए जोक्स अपार्ट, आगे बात करते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज कैसी रखनी है, तो पहले नंबर में तो 3 टाइप होते हैं बॉडी लैंग्वेज के, वर्बल, वोकल एंड विजुअल्स, मतलब 3 चीजें होती है, वर्बल, वोकल एंड विजुअल। आप कैसे दिखते हैं, आप कैसे बातचीत करते हैं, और आप किस हिसाब से बातचीत करते हैं। जब आप स्टेज के ऊपर जाते हैं ना तब सिर्फ और सिर्फ आपका कंटेंट जो होता है ना, तैयार करना है कंटेंट, बट कंटेंट सिर्फ और सिर्फ 7%, 7% जो है रोल अदा करता है आपको अच्छा पब्लिक स्पीकर बनाने में। सिर्फ और सिर्फ 7%। कंटेंट अच्छा ही होना चाहिए तो भी लोग सुनेंगे, पर उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 7% का है। 38% कंट्रीब्यूट करता है आपकी आवाज, आपकी वॉइस, आपका मॉड्यूलेशन, कैसा बोलते हैं। जो भी मैंने कहा ना, एक ही स्पीड के अंदर बोलते रहेंगे वो दूरदर्शन के समाचार की तरह। आज के समाचार में ये है कि आज जो है वो बारिश होने की पूरे संभावना है, बारिश होते ही ये राज्यों के अंदर इस तरीके की जो है वो पाक, ये फसल जो है वो खराब होने की पूरी तरीके से संभावना है। आप मेरे साथ बने रहिए, आगे के अपडेट हम आपको देते हैं। वैसा वॉइस रखेंगे
तो कोई लोग वो न्यूज सुनेंगे दूरदर्शन वाले? नहीं सुनेंगे ना। इसके बाद क्या आ गया, आज तक वाले आ गए। आज तक वाले आए, लोग वहां पर सबसे ज्यादा सुनने लगे। क्यों? क्योंकि उसका वॉइस जो था वो अलग था, मॉड्यूलेशन था। वहां पर बोलना उन्होंने शुरू किया कि ये भाई बिन मौसम की बारिश हो चुकी है, यहाँ पर ये समर सीजन चल रहा है फिर भी बारिश हो रही है, कई सारा जो फसल है वो बर्बाद होने के चांसेस है, ये है वो है। तो आप अरे भाई साहब, आपको वहां पर देखने का मजा आएगा। वो क्या हुआ? वो मॉड्यूलेशन हुआ, वॉइस हुआ, आपके साथ वो बना कर रखता है। बाकी के कई सारे भी मोटिवेशनल स्पीकर है और एक तरफ बिंद्रा सर है। जब बाकी के मोटिवेशनल स्पीकर बोलते तो एक ही भाषा के अंदर वो बोलने की वहां पर कोशिश करते हैं, वो बल जबरी से अंदर से मोटिवेशन निकालने की कोशिश करते हैं। और जब बिंद्रा सर को आप सुनते हैं तब आपको अंदर से मोटिवेशन आता है, वो इसका मॉड्यूलेशन वहां पर होता है। हाँ, आप थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हैं, को रिलेट कर पा रहे हैं इन सभी चीजों को। भारत देश के अंदर 10 लाख से ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर है। भारत देश के अंदर 10 लाख से ज्यादा जो मोटिवेशनल स्पीकर है। क्यों सभी लोग बिंद्रा सर के चैनल को ही फॉलो करते हैं सबसे ज्यादा लोग, और उसके चैनल के ऊपर ही 21 करोड़ मतलब 21 मिलियन जो है वो सब्सक्राइबर्स है? इसी वजह से। जब महाराणा प्रताप का और संभाजी का वीडियो देखेंगे तब आपको थोड़ी देर के लिए तो ये लगेगा अभी मेरे पास तलवार होती ना काट देता। हाँ, सामने वाले लोगों को। भगत सिंह के बारे में वीडियो देखेंगे लगता है कि अरे अभी कोई बंदूक दे दे मेरे को, जितने हैं ना उसको उड़ा दूंगा। वो पावर होता है वो वॉइस के अंदर। बात आ रही है समझ में? तब जाकर जो है ना वो लोग इतना मतलब एडमायर करते हैं। वो स्किल है, सीखनी पड़ती है। 55% इसके साथ साथ आपका बॉडी लैंग्वेज जो है वो रोल अदा करता है। 55% कैसे आप वहां पर चलते हैं, आपके हैंड का मूवमेंट कैसे करते हैं, पैरों का मूवमेंट कैसे करते हैं, ढीले ढीले थके हुए तो नहीं है ना, चाहे आप ऑनलाइन दे रहे हो या फिर ऑफलाइन दे रहे हो। कितना आप स्टेज को पूरा वॉक करते हैं, वो पूरा बॉडी लैंग्वेज है, वो जो है वो वहां पर सबसे ज्यादा रोल अदा करता है। वर्बल का मतलब कि आपका कंटेंट कैसा है, आपके वर्ड्स कैसे, आपकी स्पीच कैसी, आपकी लैंग्वेज कैसी है, उसका हो गया मतलब वर्बल। ठीक है। वोकल का मतलब हुआ कि आपका वॉल्यूम कैसा है, उसका पिच कैसा है, टोन कैसा है, कितनी जल्दी आप बोलते हैं, कितना स्लो बोलते हैं, वॉइस की क्वालिटी कैसे है, कैसा इमोशंस को ऐड करते हैं, वॉइस का मॉड्यूलेशन कैसा है, वो सब कुछ चीजें। ये बहुत डेप्थ के टॉपिक है, बट आप अभी इसमें इतना याद रखिए। विजुअल्स मतलब बॉडी लैंग्वेज जो मैंने बताया, आप कैसे पोस्चर्स, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके बॉडी के जेस्चर्स, आपका अपीयरेंस कैसा है, आपके आई कांटेक्ट आप कैसे करते हैं, वो सब कुछ चीजें क्या हो गया, विजुअल के अंदर हो गया। आप लोगों के साथ आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, जैसे मजा आए उस तरीके से बोलने लगेंगे तो लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। फेशियल एक्सप्रेशन, वो सिंदूर पी लिया है वैसा रखेंगे तो लोग थोड़ी ना पसंद करने वाले हैं। सिंदूर पे लिया वैसा बॉडी मतलब आपका फेशियल एक्सप्रेशन रखेंगे कि भाई 3 दिन से किसी ने खाना नहीं दिया है, और वैसा मुंह बनाएंगे लोगों के सामने जब बोलने के लिए जाएंगे तब लोग थोड़ी ना आपको पसंद करने वाले हैं। तो ये सब कुछ चीजें जो है वो विजुअल बॉडी लैंग्वेज के अंदर आ जाती है। इसके बाद 5वां पिलर्स अभी जो है वो ऑडियंस को हैंडल कैसे करो और उसके साथ इंटरेक्ट कैसे करें। हैंडल कैसे करो, इंटरेक्ट कैसे करें उन सभी लोगों के साथ। आइस ब्रेकर जो बोलते हैं, थोड़ा सा उसका ध्यान बाकी की चीजों से हटाकर आप कैसे अपनी ओर लाएं। क्या कुछ ऐसा जब आप प्रेजेंटेशन देने के लिए जा रहे होते हैं, पब्लिक के बीच में बात करेंगे या फिर कुछ ऐसी चीज बताएंगे उसको कि वो पूरे के पूरा अटेंशन जो है ना हमारी ओर आ जाए, उसको आइस ब्रेकर कहते हैं। वो पूरा डेप्थ में डिटेल के अंदर टॉपिक है। आप एंगेज कैसे कर पाएंगे ऑडियंस को। मैं यहाँ पर आपको जो पूछ रहा हूँ चीज है, प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताइए, आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, वो क्या है। वो एक तरीके का जो है वो एंगेजमेंट। अगर मैं मेरे तरीके से अपने हिसाब से चलता रहूं और आपको एंगेज ना करता रहूं तो आपको मजा आएगा। आप मेरे साथ, हाँ, रामेश्वर जी, यश चौहान जी, अतुल जी, मीना जी, सोनाली जी, किशन जी, क्या मेरे साथ आप कनेक्ट कर पाएंगे? कभी नहीं होगा। वो इंटरेक्शन है आपके साथ। फिजिकल में भी इंटरेक्शन रखना पड़ता है, डिजिटल के अंदर भी इंटरेक्शन रखना पड़ता है। हाँ इमरान जी, वरना जो लोग छोड़कर चले जाएंगे, दूसरी बार फ्लायर भी देखेंगे, बोलेंगे ये भाई साहब का नहीं करना, दूसरे किसी का है तो बता। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर को कैसे आप कन्विंसिंगली उसके जवाब देते हैं, 1 to 1 में या फिर 1 to many के अंदर। तो वो सब कुछ चीजें आती है पर्टिकुलरली 5वें हमारे स्टेज के ऊपर, 5वें मतलब पायदान के ऊपर, कि भाई आप ऑडियंस को कैसे हैंडल करें। कभी कभी दुखी आत्मा भी वहां पर ऑडियंस के अंदर आ जाएगी, बट आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि बड़े स्माइल के साथ उसका भी जवाब दें। समझ रहे मेरी बात?
तो ये टोटल 5 पिलर्स है जो आपको एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बना पाएंगे। मैं आपको बताऊं, ये पब्लिक स्पीकिंग का हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज के अंदर एक कोर्स है जो आपको फ्री मिल रहा है ना, आईबीसी लाइट के साथ 75 प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज फ्री मिल रहा है। उसमें से एक कोर्स है पब्लिक स्पीकिंग का, पूरा 6 से 7 घंटे का कोर्स है। अभी तो मैंने 1 घंटे के अंदर यहाँ पर संक्षिप्त में बताने की कोशिश करी कि अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने के लिए क्या 5 चीजों की जरूरत है। तो आप जरा सोचिए, जो 6-7 घंटे का कंटेंट होगा, जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स ने बनाया हुआ है, उसके अंदर क्या क्या चीजें नहीं होगी। ऐसे तो एक कोर्स के बारे में बात कर ली, वैसे तो आपको जब आईबीसी बनते हैं तब 75 आईबीसी लाइट के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज मिलते हैं। ये तो जो कंटेंट अभी आपने देखा ना, वो सिर्फ जलवा था हमारे एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स का, और वो भी पूरा नहीं, 1 ही घंटे का। वो पूरा कंटेंट 6-7 घंटे का है, और विजुअल प्रेजेंटेशन के साथ पीछे वीडियो चल रहा होता है, ये है वो है। वो ताकत है हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स की। आज आपने जो देखा ना, ये छोटे से प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स का 0.1% ताकत आपने देखी अभी 1% भी नहीं, 0.1% ताकत जो है ना वो देखी हुई है। तो आप जरा सोचिए, जब आप आईबीसी बनेंगे तब आपको ये कोर्सेज फ्री मिलते हैं, तो क्या क्या चीजें नहीं सीख पाएंगे, क्या क्या नहीं सीख पाएंगे। ऐसे ही नहीं बोलते कि 10-10 लाख रुपए के कोर्सेज फ्री दे रहे हैं 25,000 रुपए के अंदर। इसकी वाकई में कीमत उतनी है, समझ रहे मेरी बात, वाकई में कीमत उसकी इतनी है। तो कहने का मतलब ये है, जाते जाते बस उतना ही बताना चाहूंगा, ये पब्लिक स्पीकिंग का ऊपर जो आप आज ने सीखा, उसको बहुत अच्छी तरीके से उपयोग करिएगा। इस सेशन के जरिए हम आपको वो फिलर देना चाहते थे, आपको ये बताना चाहते थे कि कैसे आईबीसी की ट्रेनिंग होती है। जब आप आईबीसी बनेंगे तब कैसे वाकई में आपको रगड़ा जाएगा, जब आप आईबीसी बनेंगे तब वाकई में क्या क्या नॉलेज आपको मिलेगा। हम बोलते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर एक बार आ जाओ 360 डिग्री चेंज हो जाओगे। कहां से वो शुरुआत होती है? ऐसे सेशन से ही शुरुआत होती है। बोलने के लिए सिर्फ नहीं बोलते। बात आ रही है मेरी समझ में? अभी तक अगर डिसीजन नहीं लिया, आईबीसी लाइट, आईबीसी लाइट प्लस, प्राइम, प्रो, प्लेटिनम, जो भी आपको लगता है कि भाई आपके लिए बजट के हिसाब से अनुकूल है, वो ले लीजिए। ये तो सिर्फ जलवा था जो 2 दिन हमने दिखाया आपको, कल और आज। अभी तो पूरा पिक्चर बाकी है। जब आईबीसी बनेगा ना तब पूरा पिक्चर मिलेगा। ये तो सिर्फ ट्रायल था अभी, ठीक है ना? तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू विशाल सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही जबरदस्त सेशन था। अब शायद जितने भी हमारे गेस्ट आए हैं सबका एकदम ढक्कन खुल गए होंगे और आप जान चुके होंगे कि क्यों हमारे आईबीसी कमाते हैं हर महीना 1 से 5 लाख रुपए। ऐसी रगड़ देने वाली ट्रेनिंग होती है रोज सुबह शाम। सो आशा करता हूं कि जल्द से जल्द आप इस मॉडल को ज्वाइन करेंगे समय खत्म होने से पहले। राहुल सर 2000 ही है ना सिर्फ सर? 2000 अभी मैं बता दूं, लेटेस्ट रिपोर्ट मेरे पास आया हुआ है, 2000 में से सिर्फ अभी 800 सीट बाकी है। 1200 सीट, 1259 सीट खत्म हो चुकी है। एक दिन में 1295 सीट खत्म हो चुकी है। हाँ जी सर, पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है कल के दिन के अंदर। आज मुझे लगता है दोपहर को 2-3 बजे तक ऑलमोस्ट आईबीसी लाइट प्लस खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर चाहेंगे लोग फिर भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो भैया डिसीजन लो, अभी लो। तुरंत इस सेशन के खत्म होते ही अपने बिजनेस कंसल्टेंट को फोन लगाएं, उनसे पेमेंट की लिंक मंगवाएं। मिलते हैं आपसे फिर एक बार आईबीसी लाइट प्लस मॉडल में। थैंक यू सो मच राहुल सर फॉर सच अ पावरफुल सेशन। Thank you so very much, Vishal sir. Thank you so very much, Binod sir, Asutosh sir, Kavita ma'am for organizing and giving your very valuable inputs. Thank you so very much. आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप जो भी रीजन में होंगे ना, हर एक रीजन से हमारे ट्रेनर्स है, हर एक रीजन से हमारे बहुत होनहार। मैं तो कुछ नहीं हूँ उन सभी लोगों के सामने, उन सभी लोगों के एक्सपीरियंस के सामने। हाँ, मैं तो अभी बहुत छोटा व्यक्ति हूँ। तो जब ये बड़े व्यक्ति आपके साथ जब आईबीसी बनेंगे, तब रीजन में सेशन लेंगे, तब क्या तहलका नहीं मचेगा, वो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, ठीक है ना? तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं बहुत जल्द। आईबीसी बनने की ओर उड़ान भरिए, सफलता की जर्नी की ओर उड़ान भरिए। जो भी मैंने बताया ये तो सिर्फ छोटा सा एक ट्रेलर था, बहुत बड़ी पिक्चर तो अभी बाकी है। अगर वाकई में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वाकई में अपने जीवन को नेक्स्ट लेवल के ऊपर पहुंचाना चाहते हैं, तो 25-30 हजार रुपए कोई भी बड़ी बात नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ ना, बंगला 30 हजार रुपए देंगे तो लूट जाएगा, और 30 हजार रुपए बचा लेने से ना कोई बंगला बन जाएगा। समझ रहे हैं? ना कोई बंगला लूट जाएगा, ना फिर बन जाएगा। बट हाँ, एक बार इन्वेस्ट कर लेंगे तो आज बंगले में नहीं रहते। आईबीसी बनने के बाद अच्छी तरीके से मेहनत करी तो बंगले में रहना जरूर शुरू कर देंगे आने वाले समय के अंदर। उतनी तो स्किल्स आपके अंदर आ ही जाएगी। तो इसी के साथ थैंक यू सो वेरी मच। आपको और आपके परिवार का ख्याल रखिएगा।
लर्निंग के ऊपर यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वो इन्वेस्ट करिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो राहुल मच सर, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल सेशन सर। और सीरियसली बताना चाहूंगा गाइस, सर 1 मिनट आपको भी रुकना प्लीज चाहूंगा सर, प्लीज 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 सर। मैं इस सर आपको प्रकार स्पॉटलाइट में ले की लेता हूँ। देखिए हमारे आशुतोष सर है, आशुतोष सर अभी जो मैंने बताया ना एमपीसीजी मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ का रीजन देखते हैं। अगर कोई मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जुड़ेगा आने वाले समय के अंदर, मतलब वहां पर मैपिंग होगा, तो जो है वो आशुतोष सर की ट्रेनिंग आपको मिलने वाली है। इसके बाद विनोद सर को भी मिलाता हूँ। यस आशुतोष सर। दोस्तों याद रखिएगा, राहुल सर ने कहा, राहुल सर, विशाल सर, विनूप सर, कविता मैडम, इवन मैं, हम सब मिलकर आपकी उस हर ट्रेनिंग को लेकर आएंगे जिसमें कि आप अपने आप को जी कर्व की तरफ ले जाओगे और आगे बढ़ोगे। बस राहुल सर ने अभी जो बात कही उस पर फोकस कीजिएगा। अपना खुद का बिजनेस क्या इतने में शुरू कर सकते हैं? पेपर पे लिखिएगा, और लगे कि नहीं तो डिसीजन लीजिएगा। बाकी आपकी जर्नी को सफल बनाने के लिए सारा इकोसिस्टम और इस प्रकार की नई नई ट्रेनिंग राहुल सर करते रहते हैं, और वो हमारे मास्टर चैंपियन है। और इसके अलावा याद रखिएगा आपकी 3 क्वालिटी, राहुल सर मैंने इनकी 3 क्वालिटीज देखी जो बताना चाह रहा था मैं। जी सर। आप सभी की 3 क्वालिटी, जो लोग यहाँ पर आए ना, पता है क्या है? नंबर 1, आप यहाँ बैठे हैं इतनी देर से, मैं आपके कैमरेज को देख रहा था, पता है क्या फीलियर आ रहा है? आप चीजों को समझते भी हैं। दिस इज कॉल्ड ग्रैस्पिंग पावर, पंकज जी, प्रवीण जी, दुर्गेश गिरी जी, और आप चीजों को समझा भी सकते हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्वालिटी। सेकेंड, जब ये आपको पता चल जाता है कि ये चीज मेरे लिए फायदेमंद है, कोई भी डिसीजन, घर में बहुत सारे काम होते हैं, आप करते हैं, आपको लगता है इससे मेरा फायदा होना है, तो आप में डिसीजन लेने की पूर्ण रूप से क्षमता है, तभी आप डिसीजन लेकर सुबह 8 बजे उठकर आए। कौन उठता है भाई साहब 8 बजे? मतलब आपके पास कुछ हिडन पोटेंशियल है जो शायद आपको नहीं पता। दिस इज सेकेंड क्वालिटी। यानी फर्स्ट इज ग्रैस्पिंग पावर, सेकेंड इज क्या? डिसीजन मेकर हैं आप। और जब आपको पता चल जाता है मुझे फायदा होता है, डिसीजन ले लेते हैं, तो पता है फर्स्ट और सेकंड से मिलकर आपको रिजल्ट के रूप में आता है सक्सेस। अब सक्सेस किसी भी काम में हो सकती है। सो योर थर्ड क्वालिटी इज कि सक्सेस मिलना आपको बिल्कुल आसानी से मिलता है। फर्क क्या बताया? समझ लेते हैं और डिसीजन ले लेते हैं। तो क्योंकि आपने अभी तक जो जो कर रहे हैं और जो जो अभी इनकम में कमाया है या बनाया है, जो भी चीज आपके पास है, वो आपके इन 2 कारणों के कारण ही सक्सेस के रूप में आपके पास है। सो सर, मेरे को बहुत मजा आया सर। राहुल सर, इस प्रकार के लगातार बैक टू बैक पावरफुल हाईली एनर्जी के साथ इतने सारे सेशन के लिए विशाल सर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विनूप सर, एंड ओवर टू यू सर। वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच आशुतोष सर, थैंक यू सो वेरी मच। विनूप सर भी हमारे साथ है। विनूप सर को मैं जो है वो, सर अगर एक ही सेकंड में आपको स्पॉटलाइट के ऊपर ले लेता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आई गेस वी हैव स्पोकन, आपने काफी सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। मेरा नाम विनोद बालकृष्णन है, रीजनल ट्रेनिंग हेड, बड़ा बिजनेस, मुंबई और नागपुर रीजन संभालता हूँ। सो फर्स्टली थैंक यू आशुतोष सर, विशाल सर एंड राहुल सर। आई गेस मुझे जस्ट एक ही लाइन बोलना है सर, इनफैक्ट 1 सेंटेंस मुझे बोलना है कि एक वर्किंग प्रोफेशनल या फिर एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर में एक डिफरेंस वही होता है कि एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर डिसीजन ले लेता है, जो भी चीज उसको करना है वो इम्प्लीमेंट कर लेता है। सो जो भी राहुल सर ने आज बताया, पब्लिक स्पीकिंग और जो भी 20,000 24,000 के जो कोर्सेस है, वी हैव 800 सीट्स लेफ्ट। एक ही चीज करना है, इम्प्लीमेंट करना है, डिसीजन लेना है, ताकि जो इतने साल से सोच रहे हो, इतने महीने से सोच रहे हो, वो आपको आपके लाइफ में आज एक डिसीजन लेके एक यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स। और जो भी आपका वाई जो होता है वो सबसे बड़ा होना चाहिए, जैसे हम हमेशा कहते हैं। सो हैविंग सेड दैट, थैंक यू राहुल सर वंस अगेन फॉर अ लवली सेशन। आई एम श्योर हमारे जितने भी प्रोस्पेक्ट्स है, पार्टिसिपेंट्स है, उनको मजा आया होगा। एंड काफी सारे चैट्स आ रहे सर, काफी सारे ग्रुप्स में हमें मैसेजेस आ रहे हैं कि इट वाज अ वंडरफुल सेशन। बहुत लोग लिख रहे हैं कि सर मैं मुंबई से हूँ, मुझे ज्वाइन करना है। तो सर आप जिनके भी थ्रू कनेक्ट करे हैं, जिनके भी थ्रू आप ये सेशन में आए हो, प्लीज एक बार उनको कनेक्ट करके you could be part of बड़ा बिजनेस। थैंक यू राहुल सर once again। Thank you so very much विनोद सर, thank you so very much everyone, wishing you all the very best। आपने जीवन का अच्छा और सबसे बढ़िया जो डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए। हम ऑलवेज आपके साथ थे, है और रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।